हाय एवरीवन, वेलकम टू थिंक इट लॉजिकल। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हैश टेबल्स के बारे में कि हैश टेबल्स क्या होती हैं, ये कैसे काम कर रही होती हैं और ये हैश फंक्शंस क्या होते हैं और इन हैश फंक्शन से हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, क्यों हैश टेबल का जो सर्च टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है, क्यों वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। इस बारे में बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम हैश टेबल्स बनाते हैं, लाइक कॉलिजन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कॉलिजन को कैसे रिजॉल्व करा जाए ये भी हम देखेंगे। सारी की सारी कॉलिजन रिजॉल्व करने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी हैश टेबल को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके जितने मेथड्स है उनको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जिसके अंदर हम गेट मेथड, सेट मेथड और की मेथड को इंप्लीमेंट करके देखेंगे और एक एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सारे की सारी बातों को। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपकी सजेशंस हैं, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे हम आपके साथ सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें और आपके साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए इससे पहले ये जाने कि हैश टेबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं। इसका मेन पर्पस ये है, अगर आप ये देखा जाए कि हम कोई भी ऑपरेशंस अगर हम कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर तो वो फास्ट होना चाहिए, ये हमारा पर्पस रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम और एनालाइज करें, इसको फर्दर डिग डाउन करें इसके अंदर जाके, तो ये देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे इंसर्ट ऑपरेशन होते हैं, डिलीट ऑपरेशंस होते हैं, ये कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर अगर देखा जाए तो सर्चेस से। मींस हम इंसर्ट्स एंड डिलीट्स बहुत कम कर रहे होते हैं, अपडेट्स कम कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू सर्च, क्योंकि जनरली हम जब भी डेटा लेकर आते हैं वो सर्च कर लेकर आते हैं, या हमने डेटा एक बार सेव कर दिया है उसको डिफरेंट तरीके से हम फेच करके लेकर आते हैं। यानी कि सर्च ऑपरेशन हमारे सबसे ज्यादा ऑपरेशन है जो होते हैं हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर। तो ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसको कितना ज्यादा सर्च कर सकें। एक चीज, हम इतने दिनों से डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हमने देखे हैं, एरेज हमने देखा है, उसके अंदर देखते हैं जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाता है इनपुट का, उसके हिसाब से हमारा सर्च टाइम भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनपुट साइज हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही हमारा टाइम में सर्च टाइम भी बढ़ता चला जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ में क्या हो गया कि जैसे हमारे पास में बहुत बल्क डेटा हो गया, आज की डेट में इतने ज्यादा यूजर्स हो गए हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि फ्लडेड हो गए हैं हम डेटा से। तो अगर हमारा जैसे डेटा जिस स्पीड से बढ़ रहा है और अगर हमारी एल्गोरिथम्स उसी हिसाब से अच्छी नहीं हुई तो हमारा सर्च टाइम भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, वो था हैश टेबल्स। हैश टेबल्स हमें ये गारंटी करता है कि हम जो आउटपुट देंगे वो कांस्टेंट टाइम में देंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट। हमारा जो रिट्रीवल टाइम होगा वो कांस्टेंट टाइम होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, मतलब जो भी हम डेटा यहां पर निकाल के दे रहे हैं वो कांस्टेंट टाइम में देंगे। ये कॉन्सेप्ट हम हैश टेबल्स में लेके आए थे, इसलिए हमें हैश टेबल्स की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें हैश टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब आगे बढ़ के ये देखते हैं कि हैश टेबल्स क्या होती हैं। तो हैश टेबल वो टेबल्स होती हैं जहां पर हम अपना डेटा रखते हैं और उसको कांस्टेंट टाइम में रिट्रीव कर लेकर आते हैं। इसको करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं हम उसको समझते हैं पहले। अब देखो, हैश टेबल्स जो होती हैं बहुत कॉमन फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि हम जावा में यूज कर रहे हो तो वहां पर हम मैप्स यूज कर रहे होते हैं, पाइथन में यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं, और अपनी जावास्क्रिप्ट के हम जो अंदर यूज कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज के अंदर जो हमारे पास में हैश टेबल को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आज की डेट में हैश टेबल हमारी इंडस्ट्री में हर जगह फैली हुई है, हर जगह पर है। इसको हम डेटाबेसेस के अंदर यूज करते हैं, इसको हम कैशिंग के अंदर यूज कर लेते हैं, इसको बहुत सारे एफिशिएंट मेथड्स बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं, बहुत सारी हमारी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो हैश फंक्शन सब जगह फैला हुआ है, तो ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल के अंदर इन डेप्थ जाके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हैश टेबल्स हैं, ये हैश टेबल्स इनको क्यों कहते हैं। हैश टेबल के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है की वैल्यू पेयर्स का, ठीक है। की वैल्यू का मतलब हमारे पास में एक की होगी
ठीक है, बेस्ड ऑन दैट की हम एक मेमोरी लोकेशन में जाएंगे, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन से लेट्स से 111 इस लोकेशन से जाकर हम यहां से जो डेटा पड़ा हुआ है उसको लेकर आ जाएंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन की हम इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जानेंगे और वहां से जाके अपना डेटा लेकर आ जाएंगे। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे होता है, हम की से कैसे इस मेमोरी लोकेशन पर पहुंचते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे, ठीक है। जनरली यहां पर जो डेटा होता है वो कंप्लीट डेटा होता है, मींस ये की एंड वैल्यू दोनों की दोनों यहां पर होती हैं, ठीक है ना, की एंड वैल्यूज दोनों यहां पर होती हैं, वो हम लेकर आ जाते हैं। ये हमारे पास में काम है। क्योंकि हम डायरेक्टली एड्रेस लोकेशन में पहुंच रहे हैं इसलिए हमारा ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अब ये काम कैसे कर रहा है, चलो इस बात को समझते हैं। अब हमने जब अपना एरेज पढ़ा था, एरेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस पर हम डायरेक्टली जाते हैं और वहां पर जो वैल्यू होती है उसको हम लेकर आ जाते हैं। ये सिंपल काम हो रहा है। लेकिन हमें पता नहीं है कि इस जीरो का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इस इंडेक्स वैल्यू का मीनिंग क्या है, इसका कोई मीनिंग हमें पता ही नहीं है। अगर ये कोई मीनिंगफुल चीज होती तो हम डायरेक्टली वहां जाकर उस मीनिंगफुल चीज को लेकर आ जाते, बट यहां पर कोई मीनिंग नहीं है इस चीज का। बस 1 हमें ये बता रहा है कि ये एक लोकेशन है जहां पर कुछ पड़ा हुआ है, वो कुछ क्या पड़ा हुआ है वो हमें नहीं पता। ये बात समझ पा रहे हो। लेकिन कोई अगर आपसे ये कह दे कि आप सेकंड पोजीशन से कुछ या आप थर्ड पोजीशन से कुछ लेकर आ जाओ, तो एरे के थर्ड पोजीशन पर हम गए और वहां से हम डेटा लेकर आ गए, तो यहां पर जो थर्ड था, ये थर्ड एक मीनिंगफुल चीज है, ठीक है ना, थर्ड एक मीनिंगफुल चीज है। मैंने कुछ बताया इसको कि हाँ यहां पर थर्ड एक चीज है, तो मैं उस थर्ड पोजीशन पर जाकर लेकर आ गया। तो यानी कि हमने कोई अगर मीनिंगफुल काम किया और उससे हम डेटा फैच करके लेकर आ गए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम जो है हैशिंग के अंदर यूज करते हैं, हैश टेबल्स के अंदर यूज करते होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर एक की वैल्यू पेयर को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारी ये एक की है, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया बास्केट, ठीक है, ये हमने इस एक वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे बास्केट, और इसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहता हूं बास्केट डॉट मैंगो, तो यहां पर हमने एक वैल्यू उसको असाइन कर दी है 1000, तो डायरेक्टली हमें यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1000। अगर मैं यहां पर बास्केट डॉट बनाना लिखता तो यहां पर हमें क्या आउटपुट मिलता है, यहां पर 2000, क्योंकि 2000 इसकी वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में सेव करते हैं तो ये एक तरह के हैश टेबल हमारे पास में बना लेता है जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड के अंदर, और इस मैंगो को, इस बनाना को, इस ग्रेप्स को जो है हैश टेबल के अंदर रख देता है और उनकी वैल्यूज के साथ में, यहां पर जो उनकी वैल्यूज होंगी, ठीक है, ये इसकी की बन जाती है और ये इसका वैल्यू बन जाती है। तो वैल्यू 1000 हो गई, 2000 हो गई, 3000 हो गई। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को उठाकर लेकर आना है तो वो हमारे हैश टेबल फॉर्मेट के अंदर सेव हो रहा होता है और हम उसको डायरेक्टली उठा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ 1000 लिखें, हो सकता है हम इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दें। लेट्स से हमने इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, इसके अंदर इसका क्वांटिटी लिख दिया, कलर लिख दिया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिख दी, ठीक है। तो हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम बेस्ड ऑन दिस हम उसको पिक करके इमीडिएटली ला सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 टाइम के अंदर। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होता है ये अपना डेटा जो है हमारा हैश टेबल फॉर्मेट के अंदर रखता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। सिमिलर चीज को बताने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, एक हैश टेबल इस तरह होती है जिसके अंदर कुछ कीज होती हैं, ठीक है ना। ये कीज कैसे बनती हैं ये अभी बताएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अभी ये कीज हम कैसे निकाल रहे हैं, ये कीज क्या हैं और किसके बेसिस पर क्या काम हो रहा है, वो सब कुछ हम पहले बता रहे हैं कि ये की एंड उसकी वैल्यू का एक पेयर होता है जो कि पर्टिकुलर किसी लोकेशन के ऊपर पड़ा होता है, जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम हैश टेबल्स कह देते हैं, ठीक है। तो अब अभी हमने सब कुछ देख लिया कि यार ये सब कुछ कैसे काम हो रहा है, बट ये जो कीज हैं यहां से हमारी मेमोरी लोकेशन कैसे निकल के आ रही है ये अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम बेसिकली हैश फंक्शंस का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं हैश फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली हैश फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास में, ये एक तरीके के फंक्शंस हैं
किस तरह के फंक्शंस? क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, कोई और इक्वेशंस हो सकती है, कोई साइनोसोडियल फंक्शन हो सकता है, कोई हमारे पास में लीनियर फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, या कोई भी ऐसी टेक्निक हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो क्या करे कि एक आउटपुट, एक कांस्टेंट आउटपुट मुझे आउटपुट करके दे दे, ठीक है। और जो मुझे इसने आउटपुट करके दिया वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। मींस अगर हमने ये कहा x+2, अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू जो भी डालेंगे 10 डालेंगे तो हमेशा ये 12 ही देगा। अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू 12 डालेंगे तो ये 14 ही देगा। और मैं इसको कभी भी डालूं, कैसे भी डालूं, तो हमेशा सेम वैल्यू ही आएगी, मतलब वो ही वैल्यू आनी है इसके अंदर। तो हमारा जो हैश फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा जिसके अंदर हम अपना कोई भी इनपुट डालेंगे वो एक फिक्स आउटपुट ही देगा जो आना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट हमेशा इनपुट के साथ वेरी नहीं करेगा। अगर हमने एक टाइप का इनपुट डाल दिया तो हमेशा उसी टाइप का आउटपुट ही हमें देगा। ये चीज क्लियर हो गई है। तो जैसे हमारे पास में हमने मैंगो डाला था, मैंगो जो है काम क्या करेगा, यहां पर ये हैश फंक्शन के थ्रू पास करेगा। हैश फंक्शन यहां पर कुछ एक मैजिक करेगा अंदर इसके बीच में, जो हम समझाएंगे, अभी आपको बताएंगे सारी बातें। कुछ मान लीजिए कुछ अंदर ये इंटरनली कुछ काम करता है और यहां से हमें ये मैंगो को लिखने के लिए लेट्स से 7 आउटपुट कर देता है। और वो 7 पर जाकर हम यहां पर पहुंचेंगे, वो 7 यहां पर इसके पास में मेमोरी लोकेशन उसने दे दी या उसको की दे दी कि इस की पर है। यहां पर इन्होंने एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया कि इस की पर जाओगे तो यहां पर ये एड्रेस मिलेगा आपको। और इस एड्रेस पर जैसे ही आप देखोगे मेमोरी के अंदर 887 पर आपका डेटा यहां पर मैंगो की वैल्यू 1000 यहां पर आपको मिल जाएगी। ऑल्दो यहां पर दोनों ही होगा इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, मींस मैंगो 1000, इस तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा यहां पर। बट स्टिल आपको समझाने के लिए मैं ये सिंपल करके बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना। यानी कि कैसे प्रोसेस होगी एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास में मैंगो एज अ की इनपुट होगा, ठीक है। ये हमारे पास में इनपुट हुआ, ये हमारे हैश फंक्शन के अंदर गया। लेट्स से हमने कोई ये एक हैश फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। इस इनपुट के साथ में जो आउटपुट बना इस हैश फंक्शन से वो 7 आया, ठीक है। मैंने 7 को अपने हैश टेबल के अंदर एक की प्रोवाइड कर दी, ठीक है। 7 वो यहां पर आके देखेगा कि हमारी जो कीज है वो कहां पर है, 7 लोकेशन पर कहां पर है मेरी वो की। जैसे ही वो उस की पर पहुंचेगा डायरेक्टली वहां पर से हमें एक एड्रेस मिल जाएगा। मैं उस एड्रेस पर जाऊंगा अपनी मेमोरी के अंदर और वहां से अपना डेटा लेकर आ जाऊंगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होना है, ठीक है। ये सारा का सारा काम जो एड्रेस देने वाला काम करता है ये हैश फंक्शन करता है। हैश फंक्शन बेसिकली ये कीज कैसे बना रहा है या हम ये कीज कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये भी हम अभी शॉर्टली इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कीज कैसे डिफाइन करी, क्या इस टेबल का साइज होगा, क्या उसमें डेटा होगा, अगर सेम की किसी और ने भी रिटर्न करी तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि हैश फंक्शन एंड हैश टेबल बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। तो अब मेरे ख्याल से इस सारी डिस्कशन के बाद ये चीज तो एटलीस्ट क्लियर हो गई है कि हैश टेबल क्या होती है, हैश फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से बाहर से ऊपर से आपको ये समझ में आ गया होगा ऑपरेशंस हो रहे हैं। चलो एक प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि हैश फंक्शंस क्या होते हैं। आपने ये फंक्शंस बहुत कई बार देखा होगा, आपने कई बार ये MD5 हैश के बारे में सुना होगा कि ये MD5 हैश क्या है। ये भी बेसिकली एक एल्गोरिथम है, ये एक ऐसा हैश फंक्शन है जो कि हमें एक कांस्टेंट फिक्स साइज का एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी इनपुट डालते हैं, लेट्स से हेलो लिखते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमें एक फिक्स साइज का हैश प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये कुछ एक तरह का समथिंग कैरेक्टर सा का एक जिब्रिश कुछ चीज लिख दी है हमने, हमें भी नहीं पता क्या है इसका मीनिंग। अब ये जो हमारे पास बना है हम इससे कभी भी ये रिट्रीव नहीं कर सकते कि हमारा जो है इनपुट था वो क्या था, हेलो था क्या नहीं था। अगर हम इसके अंदर कुछ भी चेंज मारते हैं, अगर हम H को कैपिटल H भी कर देते हैं तो आप देख रहे होगे हमारे पास में हैश फंक्शन बदल गया। और अगर हम दोबारा इसको H स्मॉल करते हैं तो हमारे पास में सेम फंक्शन बनेगा, सेम ही आउटपुट आएगा। तो इस चीज से क्या चीज पता चल पा रही है हमको कि हमेशा जो भी हम एक बार इनपुट एक बार हमने किसी को दे दिया तो हमेशा उसका आउटपुट हमेशा सेम ही होगा। तो कोई भी हैश फंक्शन होता है ये उस चीज बने पता कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसके अंदर हम जो भी इनपुट डालें, जितनी बार भी डालें और जब भी डालें, वो हमेशा एक ही टाइप का आउटपुट देगा, एक ही आउटपुट देगा जो आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी हैश फंक्शन की कि हमारे पास में एक ही आउटपुट आना चाहिए जो भी हम इनपुट दें। अगर हम इसको और करते रहेंगे आप देखते जाओगे साइज हमारा सेम है और
हमारे पास में हम इतना इनपुट बड़ा साइज डालते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में हैश फंक्शन का साइज बिल्कुल ही सेम है। कितना ही बड़ा इसके अंदर डालो वो हमें जो आउटपुट देगा वो फिक्स साइज का आउटपुट देगा। ये MD5 हैश फंक्शन की स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए ये फंक्शन काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां से एक फिक्स साइज हमें आउटपुट मिलता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस करी थी कि ये वन वे ही होता है, मींस अगर जो हमने इनपुट डाला उससे हम आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो आया है उससे ये नहीं बता सकते कि इनपुट क्या था, ठीक है। ये भी क्लियर बात है कि जो हमारे पास में आउटपुट आया इससे हम इनपुट नहीं देख सकते इनपुट क्या है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई आपको। तो ये दो प्रॉपर्टीज होती है हमारे हैश फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, जो कि बेसिकली इस MD5 हैश फंक्शन के अंदर हम यूज भी कर रहे हैं, देख भी पा रहे हैं कि हमारा साइज हमेशा सेम रह रहा है, जो भी एक टाइप का इनपुट डाल रहे हैं वो सेम इनपुट ही हमेशा आ रहा है, और हम इस फंक्शन से जो हमारा आउटपुट आया है इससे हम कोई भी वो इनपुट था उसको कभी भी गैस नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर हो गई है। तो चलो अब आप ये तो देख रहे हो कि यार ये हैश फंक्शन जो है हम पढ़ते तो जा रहे हैं हैश फंक्शन क्या है, एक तरह का आउटपुट दे रहा है, फिक्स साइज दे रहा है, और ये कुछ जिब्रिश दे रहा है, ये कोई मेमोरी लोकेशन तो नजर आ नहीं रही है, लेकिन ये क्या चक्कर है समझ में ही नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो ये एक आउटपुट उसने हमें दे दिया, किसी फंक्शन ने हमें एक आउटपुट दे दिया। अब इस आउटपुट को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा अपनी मेमोरी लोकेशन की फॉर्मेट के अंदर, वो हमारे पास में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। लेट्स से मैंने क्या करा, फर्स्ट 5 जो है या फिर ये जो कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर छोड़ के बाकी के 5 मैंने ये ले लिया इसका आउटपुट का, ठीक है ना। तो इससे मेरे पास क्या होगा, एक मान लो हमने कोई नंबर जनरेट कर दिया इस चीज से, इस चीज को यूज करके कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करके इससे एक मैंने नंबर जनरेट कर दिया, और इस नंबर को जनरेट करने के बाद में क्या आएगा, जो नंबर आएगा उस मेमोरी लोकेशन पे मेरा डेटा होगा, मतलब उस की वैल्यू पे मेरा डेटा होगा। समझ में आ गई। ये मेरे की बनाने के लिए काम आएगा। मैंने 5 ले लिया, 10 ले लिया, 16, ये हम उस हिसाब से लेते हैं इस कैरेक्टर को या इस साइज को या जो भी है, इस तरीके से लेते हैं कि हमारे पास में कोलिजन्स जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में वो कम से कम हो, उस हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी, जैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे रियल टाइम वर्क करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि हम जो ये आउटपुट आया, इस आउटपुट का पोर्शन भी ले सकते हैं और कंप्लीट भी ले सकते हैं की को जनरेट करने के लिए, और उस की को जनरेट करने के बाद में हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन वहां पर हम सेव कर देंगे, और उस मेमोरी लोकेशन से हम अपना डेटा फेच करके ला सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यार आपने हैश फंक्शन तो लिख दिया क्या, लेकिन अगर हम हैश फंक्शन लिख रहे हैं तो क्या इससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं हो रही है? आप पता नहीं क्या क्या जनरेट करके ला रहे हो, क्या क्या आउटपुट लेकर आ रहे हो, क्या इससे हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं हो रही है? अगर हमने इसके अंदर कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में ऑर्डर ऑफ n हो गई तो क्या करोगे? तो बेसिकली हम जो अपना हैश फंक्शंस लिखते हैं वो इतने क्विक वाले लिखते हैं, इतने अच्छे तरीके से उसके अंदर कोई भी हम अपना कोड इंप्लीमेंट करते हैं कि वो जनरली ऑर्डर ऑफ 1 ही रहता है। तो यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट फंक्शन है, ये जो हैश फंक्शन है, ये हैश फंक्शन जो है ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लेगा, ठीक है। तो हम हैश फंक्शंस को कांस्टेंट टाइम में ही जनरेट करते हैं। वो हम दिखाएंगे क्या क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ गूगल में, याहू में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सब जगहों पे, अमेजोन के अंदर ये सारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके अंदर ट्विक्स के साथ हम और ज्यादा बेटर फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसलिए इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हैश फंक्शन बनाना तो यार बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप करते रहेंगे। एक बेसिक टेक्निक जरूर हम देखेंगे इसके अंदर समझने के लिए। तो वन ऑफ द टेक्निक ये है हैश फंक्शन बनाने की, बट और भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, और हर एक टेक्निक अपने हिसाब से टाइम लेती है। लेट्स से हमारे पास में जो हमने अभी देखा था हैश फंक्शन, इसमें SHA-1 आपने देखा होगा, SHA-256 देखा होगा। तो ये वाला जो है टाइम लेट्स से ये लेता है 10 मिलीसेकंड टाइम लेता है, तो हो सकता है ये जो है 15 मिलीसेकंड टाइम ले ले। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेशन जो हम इस हैश फंक्शन के अंदर कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट ये हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। इसके अंदर हम कोई लूप्स वगैरह यूज नहीं करते किसी चीज को जनरेट करने के लिए, ठीक है। और लूप्स यूज भी करते हैं तो वो भी कांस्टेंट साइज का लूप होता है, ठीक है ना। लेट्स से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 256 हैं या फिर 512 है, कि हमारा लूप जो 512 टाइम ही चलेगा। तो ये फिक्स टाइम ऑफ लूप है इसका। अगर हमारा इनपुट कितना ही बड़ा हो जाए उतना ही साइज रहेगा। इस तरह का अगर लूप चल रहा है हमारे हैश फंक्शन के अंदर तो भी वो
अलाउड है। जैसे हम 256 के अंदर जब आप इसके एल्गोरिथम खोल के देखोगे तब पता चलेगा एक लूप चल रहा है इतने बार में, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ काम हो रहा होता है, तो वो देख लेना आप। तो ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर लूप होगा, बट वो कांस्टेंट टाइम के लिए लूप चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि लूप नहीं होगा, लूप होंगे, बट वो कांस्टेंट टाइम के लिए हैं, तो हम उसका ऑर्डर ऑफ 1 ही ले सकते हैं। वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आई बात समझ में? चलो इसके बाद ये देख लेते हैं हम हैश फंक्शन के साथ क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जो हमारी हैश टेबल है उसके अंदर हमारे पास में एक इंसर्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, एक लुकअप ऑपरेशन होता है, एक डिलीट ऑपरेशन होता है और एक सर्च ऑपरेशन होता है। अब इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक हैश टेबल है, ठीक है, हमारे पास में एक की आई, मतलब एक डेटा की हमारे पास में की आई, उसको हमने पास कर दिया अपने हैश फंक्शन से, ठीक है ना। उस हैश फंक्शन ने हमें एक आउटपुट दिया जो कि एक की थी हमारी हैश टेबल की। हम अपनी हैश टेबल में उस लोकेशन पर गए, क्योंकि हमारे पास में अगर की अवेलेबल है हैश फंक्शन की तो हम डायरेक्टली उस लोकेशन पर जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एरे, जैसे हमें इंडेक्सेस पता है ऐसे हम यहाँ पर हैश टेबल को एज अ एरे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं इसके तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं उस डायरेक्टली लोकेशन पर पहुंचा, वहां पर जाके मैं देखूंगा अपने उस वैल्यू को और उसको फैच करके लेकर आ जाऊंगा। तो यानी कि इंसर्शन जो हमारे पास में प्रोसेस होगा वो बहुत ही कांस्टेंट टाइम में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्टेप के अंदर लूप्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 टाइम आएगा इसके अंदर। सिमिलरली लुकअप भी है। लुकअप के अंदर क्या होगा, कुछ भी ढूंढ के लेकर आना है मुझे, तो मैं अपनी की को उस हैश फंक्शन से पास करूंगा। वो हैश फंक्शन मुझे एक आउटपुट देगा जो कि एक की होगी हैश टेबल की, लेट्स से 7। जैसे ही उसको 7 मिली वो डायरेक्टली वहां लोकेशन पर जाएगा और आउटपुट कर देगा, ठीक है ना। डिलीट ऑपरेशन भी सेम प्रोसेस से चलेगा। हम यहाँ पर गए, हम यहाँ पर पहुंचे लुकअप करके, और लुकअप करके उस डेटा को हमने डिलीट कर दिया। ये डिलीट ऑपरेशन, तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और सर्च ऑपरेशन भी सेम वही है कि हम डाल रहे हैं, वो हैश फंक्शन के अंदर जा रहा है, हैश फंक्शन एक आउटपुट दे रहा है और उस आउटपुट के बेसिस पे हम हैश टेबल के अंदर जा रहे हैं और अपना सर्च करके डेटा को लेकर आ जा रहे हैं। तो यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन हमारे पास में ऑर्डर ऑफ 1 होंगे। तो यार हमने तो बहुत ही बेहतरीन टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर इजाद कर लिया है, जिसके अंदर यार सारा काम ऑर्डर ऑफ 1 हो रहा है। तो ये बाकी सारे सब्जेक्ट में हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, एरे पढ़ रहे हैं, लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। देखो सबका अपनी अपनी जगह पर अलग अलग इस्तेमाल है। हैश टेबल का अगर ये एडवांटेज है, ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास में एडवांटेज है, तो एक डिसएडवांटेज भी है, वो भी देख लीजिए। वो क्या है? स्पेस, ठीक है ना भाई साहब। जब आप हैश फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, तो जो हैश टेबल आपने बनाई है, इस हैश टेबल को भी डिक्लेयर करना पड़ता है, और इसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है? रीजन क्या है? अगर हमारे पास में हम इस टेबल को छोटा रखेंगे तो कॉलिजन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ n जा सकती है। देखेंगे हम इस चीज को अभी थोड़ी देर के अंदर। तो इसलिए अगर एक यहाँ पर ये एडवांटेज है, तो हमारा स्पेस जिसके अंदर एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास में स्पेस के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जब हम हैश टेबल को डिफाइन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में स्पेस जो है वो एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, एंड ये स्पेस इसलिए यूज करते हैं जिससे हम कॉलिजन्स को मिनिमाइज कर सकें। ये कॉलिजन्स ही हैं जो हमें बेसिकली हैश टेबल के अंदर मिनिमाइज करने होते हैं अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। तो जान लेते हैं कॉलिजन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। पहले कॉलिजन समझते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले जानते हैं कॉलिजन्स क्या होते हैं। तो कॉलिजन हमारा ये होता है, नहीं मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे समझाते हैं कॉलिजन्स क्या होते हैं। तो लेट से हमारे पास में एक इनपुट है, ठीक है ना। इनपुट क्या है कि हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स को अपना एक लकी नंबर ढूंढना है, ठीक है ना। उनका लकी नंबर क्या है, और लकी नंबर ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप क्या करो, आप अपनी कंप्लीट जो है ना डेट ऑफ बर्थ को लिखो, और उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल नंबर्स हैं आप उसको सम करो, ठीक है। सम कब तक करना है? जब तक वो यूनिटी तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। यूनिटी तक ना पहुंच जाए, जैसे कि 2 और 1, जो हमारा ये 2 और 1 है ये 3 हो गया, 9 तो 9 ही रहेगा, ठीक है। 2 and 0 2 and 1 3 and 9 कितना हो गया? 12, और 1 and 2 क्या हो गया? 3। तो ये 3 हो गया, यूनिटी तक पहुंच गया हमारे पास में। अब इसको भी हम यूनिटी तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। यानी कि
3 + 9 हमारे पास में 12 हो गया। 12 को यूनिटी तक पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में 6, ठीक है ना। या हम 15 भी कर सकते हैं, मैंने 3 + 9 + 3 कर दिया 15 एंड 6, तो आउटपुट हमारे पास आ गया 6, ठीक है ना। ये हमारे पास में लकी नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो सिमिलर वे के अंदर मैंने इसका भी कैलकुलेट करा एंड इसका जो आउटपुट आया 6 आ गया। इसका मैंने कैलकुलेट किया, इसका 4 आ गया। इसका मैंने कैलकुलेट किया, इसका मेरा 1 आ गया। इसका कैलकुलेट किया, ये मेरे पास ये आ गया। इसका कैलकुलेट किया, ये आ गया एंड इसका कैलकुलेट किया, ये आ गया, ठीक है। ये चीज क्लियर आ गई हमारे पास में। तो ये मेरा जो फंक्शन है, ये मेरा जो फॉर्मूला है, इसके बेसिस से मेरे पास में क्या बन के आ रहा है, एक नंबर बन के आ जा रहा है, ठीक है ना। इस नंबर को मैं यूज करूंगा अपनी हैश टेबल में डालने के लिए, ठीक है ना। और हैश टेबल का जो मैं साइज डिफाइन करूंगा वो डिफाइन करूंगा मैं अपना डिवीजन रिमाइंडर मेथड फंक्शन के हिसाब से, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास में जो यहाँ पर आउटपुट आता है, मेरे पास में जो ये आउटपुट आता है, ये कितने नंबर आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आ सकते हैं। मींस 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक, तो टोटल मेरे पास में कितने नंबर आएंगे, यहाँ पर 10 नंबर आ सकते हैं। तो मैंने अपनी टेबल का साइज कितना डिफाइन कर दिया यहाँ पर 10, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड हो रहा है 9 तक, ये मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब क्या होगा यहाँ पर मेरे पास में, जब किसी स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में 6 होगी, ठीक है ना, जब उसका लकी नंबर जो है मेरे पास 6 होगा, तो वो क्या करेगा, मेरी हैश टेबल में जाएगा। हैश टेबल में जाके ढूंढेगा कि यहाँ पर जो 6 मेरी की है वो कहाँ है। वो ढूंढते 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 सीख तो नहीं करेगा, 1 बाय 1 नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली एक्चुअली में लोकेशन पर पहुंचेगा, ठीक है। और देखेगा यहाँ पर कि 6 कहाँ पर है, और 6 के ऊपर एक मेमोरी पड़ी होगी कि हाँ आप अपना डेटा यहाँ पर डाल दो, ठीक है। वो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन जो कि यहाँ पर है 2002, ठीक है, एक और 0 है, ठीक है। इस लोकेशन पे जाएगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ को वहां पर डाल देगा, ठीक है, या डेटा जो भी होगा उसको डाल देगा। ये काम हो गया। उसके बाद क्या हुआ जी, इसका 4 आया, 4 बंदा अपनी जगह पर गया, उसने डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां तक भी, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने जब 1 आया तो मैंने उसको 1 लोकेशन ढूंढी और यहां पर अपना डेटा डाल दिया, ठीक है। इस लोकेशन पर जाकर हमारा डेटा सेव हो गया। ये लोकेशन थी 2096, ये लोकेशन थी 512, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने जब पास ये डेटा आया तो मैंने इसको 5th लोकेशन जो भी होगी वहां पर जाके इसको डाल दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे जब मेरे पास ये इनपुट आया, इसका 7 आया, तो मैं 7th लोकेशन पर कहीं पर जाके डाल दूंगा। जैसे ही मेरे पास में ये आया, एक और इनपुट आया जिसकी वैल्यू दोबारा 6 आई। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई मेरे पास में कि यार 6 लोकेशन पर तो मेरे पास में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें डेटा डालूं तो कहां पर डालूं। मैंने इस लोकेशन पर, जो इसने मेरे को लोकेशन बता रखी थी, मैंने उस जगह पर अपना डेटा रख दिया, दैट्स इट, काम खत्म। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चेनिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरा इस लोकेशन पर देखा मैंने कि मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, एक काम करो, आप एक और नोड यहाँ पर क्रिएट करो और उस नोड को इसके नेक्स्ट में जोड़ दो। आपने लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, अगर लिंक लिस्ट नहीं पढ़ी है तो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर रहे हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आपके पास में नॉलेज अच्छी हो जाएगी वहां पर और आप इसको ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक और नोड क्रिएट करेंगे। नोड क्रिएट करने के बाद में उसको इसके कंटिन्यूएशन में जोड़ देंगे। ये बात समझ में आ गई है। अब ये तो चलो हो गया, हम इसको दूसरे मतलब मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पे एरे डिफाइन कर दें, डायनेमिक एरे कर दें। जो क्या हो रहा होगा, जैसे ही कोई नई वैल्यू आएगी वो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, और आया फिर एक और डाल दिया, और आया फिर डाल दिया, डालते डालते गए, फिल हो गया, दोबारा साइज इंक्रीज करा और डाल दी वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम, यहाँ का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर यह है कि हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं। हम यहाँ पर एरे भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीज हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कहने वाली, वो बात ये है कि जैसे यहां पर 6 आया तो मैं इस लोकेशन पर चला गया, अगर बाई चांस यहां भी 6 आता तो मुझे ये डेटा भी यहां पर डालना पड़ता। मतलब एक नोड तो ये थी, एक नोड और बन गई, ठीक है, ये डेटा भी इसमें डालना पड़ता। लेट्स से ये नोड, एक और नोड बन जाती, वो यहां पर डल जाती, ठीक है। ये भी अगर 6 होता तो एक और नोड बना के यहां पर डालना पड़ता। ये भी अगर हमारे पास 6 होता तो एक और नोड हमें यहाँ पर डालकर, मतलब मान लो हमारे पास में जो हमने हैश फंक्शन बनाया था, जो हमारा ये लक्की फॉर्मूला कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है,
ये इस तरीके का बना हुआ है, ये फंक्शन मेरा ऐसा बना हुआ है जो ज्यादातर आउटपुट जो है 6 दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर जो ये चेन बनेगी ये बहुत लंबी बन जाएगी। जब भी मुझे कुछ ढूंढना होगा इसके अंदर, इस हैश टेबल के अंदर कुछ ढूंढना होगा, तो मैं उस हैश फंक्शन के थ्रू ही जाऊंगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू जाऊंगा, हमने बताया था प्रोसेस। हैश फंक्शन के थ्रू जाऊंगा, वो मुझे आउटपुट 6 देगा, मैं 6 जो है ढूंढूंगा इसके अंदर, टेबल के अंदर 6 में गया, फिर वहां पर मैं जहां पर भी ये मेरे पास लिस्ट इसके साथ जुड़ी हुई है, इस लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करूंगा 1 by 1 अंटिल मेरे पास वो एलिमेंट मिले, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर ये ऑपरेशन जो हुए वो तो n टाइम हो गए। अगर ये ऑपरेशन मेरे पास में n टाइम हो गए हैं तो फिर हमारे पास में जो ऑर्डर ऑफ 1 का कॉन्सेप्ट है वो कहां गया, जिसके अंदर हम हैश टेबल कहती है मैं ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर आपको डेटा दे रही हूं, लेकिन यहां तो बेटा मेरे को लूप चलाना पड़ रहा है और लूप चला के ट्रेवर्स करके डेटा लेकर आना है लिंक लिस्ट के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ 1 का तो प्रॉमिस खत्म हो गया ना मेरे पास में भाई, ठीक है। तो यानी कि ये डेटा किस तरह से रखा हुआ है, ये टेबल किस तरह से बन रही है, ये बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस जो ये प्रॉब्लम हुई, जो यहां पर ये प्रॉब्लम हुई, इसको तो हम कहते हैं कॉलिजन। ये कोलिजन हुआ, कोलिजन होने की वजह से मुझे अपना डेटा जो है लिंक लिस्ट के थ्रू या एरे के थ्रू आगे उसी सीक्वेंस के अंदर डालना पड़ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना हैश फंक्शन इस हिसाब से बनाता कि मेरे पास में कोलिजन्स कम होते, ठीक है। मान लो मेरे पास में इनपुट था 10, अगर मेरे पास सिर्फ क्लास के अंदर 10 बच्चे होते तो कोलिजन होने के मैक्सिमम चांस 10 हो सकते थे, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते थे। यानी कि अगर मैं अपनी टेबल हैश टेबल इस हिसाब से बनाता जिसके अंदर 10 स्लॉट होते, तो मैं कोई ऐसी टेक्निक लगा लेता उसके अंदर कि मैं 10 के 10 स्लॉट्स के अंदर उस डेटा को रख देता और इमीडिएटली डेटा लेकर आ जाता। यानी कि हमारे जो हैश टेबल है इसका साइज भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारे हम जो डेटा रख लेकर आ रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इंपॉर्टेंट बात इस टाइम पर यह है समझने के लिए कि जब भी हम अपना हैश फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो हमारी हैश टेबल बनेगी उसकी जो कीज होंगी वो इतनी होंगी कि हमारा जो कोलिजन है वो हम मिनिमाइज कर सकें। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से हम किसी भी हैश फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यानी कि एक हैश फंक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि भाई वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई वो फंक्शन आराम से समझ में आ जाए जो भी हम लिख रहे हैं। दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हम जो है ना लिखे जा रहे हैं, उसके अंदर लूप चल रहे हैं और उसके अंदर पता नहीं हमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी डाल दी है और उसका ही टाइम इतना ज्यादा हो गया कि हमारा जो एम था, जो हमारा ड्रीम था ऑर्डर ऑफ 1 का, वो ही हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो हमें वो जो फंक्शन है बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होना चाहिए। वो फंक्शन इस तरह से भी लिखा होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे हमारी सब चीजों को, ठीक है ना। हमारे पास में जितनी भी कीज हैं जो हमारे पास ये थी, ये बनाई थी हमने, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये ऐसा नहीं कि हम सबका आउटपुट 6 देते जा रहे हैं। हमारा बाई चांस ऐसा फंक्शन बन जाए सबका आउटपुट ये 6 दे रहा था, सारा का सारा डेटा एक ही लाइन के अंदर जा रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब वो क्रिएट हो रहा है तो उसकी कीज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही हो हमेशा, ठीक है ना। तो वो ये भी हमें उसके अंदर चेक करना चाहिए जिससे हमारा जो कोलिजन रेट है वो कम से कम हो सके, ठीक है ना। ये जो कोलिजन हमारा बार बार हो रहा था यहां पर आके, ये कम से कम हो सके। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास में किसी भी हैश फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। कोलिजन आपको समझ में आ गया। कोलिजन किसको कहते हैं? कोलिजन बेसिकली उस स्टेट को कहते हैं जब हमारा हैश फंक्शन जो है, हैश फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट दे रहा है जो कि कॉमन हो रहा है बार बार, ठीक है ना। जब हमारे 6 हो रहा था यहां पर बार बार कॉमन हो रहा है बार बार, इसकी वजह से हमारे पास में उसको सेव करने के लिए, हैश टेबल में सेव करने के लिए एक बड़ी चेनिंग लिस्ट बन जा रही है। और चेन वाली जो ये लिस्ट बन रही है इसके थ्रू रिट्रीवल बहुत जो है स्लो हो जाएगा। तो हम ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर इसका जो है डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है, कोलिजन इसको कहते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो भी है किसी भी हैश फंक्शन के अंदर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो भी आपको आराम से अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो कोई अगर आपको ये दिखा है कि कोलिजन इसे कहते हो तो कर देना, इसको कोलिजन नहीं कहते। कोलिजन हमने यहाँ पे देख लिया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोलिजन्स को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता कि इसके अंदर हम कोलिजन्स को बिल्कुल खत्म कर दें। कोलिजन्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं।
हम फंक्शन ऐसा लिखकर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उसको खत्म करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा ड्रीम लेके मत बैठ जाना। अदरवाइज क्या होगा, उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आपका जो एरे साइज है वो इतना ही होना चाहिए, या फिर जो आपका हैश टेबल का साइज है वो इतना ही होना चाहिए जितना हमारा इनपुट है, और सब हमने उसके अंदर 1 by 1 डाल दिया। तो फिर यार इसका फायदा क्या हुआ, मतलब ये सब चीजें ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। आप उसका साइज जो है, टेबल का साइज तो फिक्स कर ही नहीं सकते ना, मतलब वेरी कर ही नहीं सकते। अगर वेरी कर रहे हैं तो यार वैसे ही बहुत सारे ऑपरेशन के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हम कॉलिजन्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो चलो एक बार इसको विजुअली भी देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना। आपको देखने में बहुत मज़ा आता है, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप विजुअली भी इस चीज़ को दिखाया करो। तो चलो मैं एक बार आपको विजुअली भी दिखा देता हूँ इसको कि कैसे काम हो रहा है, कैसे कोलिजन्स हो रहे हैं और वो कैसे जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो चलिए आ गए हम अपनी विजुअल एल्गो साइट के ऊपर। इसके अंदर मैंने एक यहाँ पर हैश टेबल क्रिएट करी है, न्यू हैश टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या करा है, इसका साइज जो है वो 10 दिया है, ठीक है, 10 साइज दिया है, जिसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट इनिशियली डाल दिए, जिससे कि क्या होगा, मुझे ज़्यादा इनपुट्स नहीं करने पड़ेंगे। ये मैंने क्रिएट कर दिया, हमारे पास में हैश टेबल क्रिएट हो गई है। इसको भी आप देख लो एक बार, इस तरह से हमारी लोकेशन क्रिएट हो गई है। ये ही क्यों बनाई है मैंने हैश टेबल, और कोई क्यों नहीं है। 10 साइज ही क्यों दिया है, वो बेसिकली इसलिए दिया है, जो अभी हमने हैश फंक्शन पढ़ा था बेस्ड ऑन मॉड्यूलस, तो उसके बेसिस पर हमने 10 का साइज लिया है, जिससे हम किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो आइदर ऑफ दीज ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 के बीच में ही आएगा। तो हम उसको जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसको प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे कि हैश फंक्शन क्या है। तो ये जो इस टाइम पर देख पा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट डिवीजन रिमाइंडर फंक्शन की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसके अंदर कुछ इंसर्ट करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, अभी 22 पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर 20 डालता हूँ, ठीक है ना, 31 डालता हूँ, 33 डालता हूँ। ये तीनों डालूंगा तो देखो 20 अगर हमारा आना चाहिए वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको डाल के देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। तो देखो 20 यहाँ पर आ गया और 33 आ गया। अब क्या हुआ मेरे पास में, अगर मैं इसके अंदर कोलिजन की स्टेट कहाँ पर आएगी, जिस टाइम पे कोलिजन कब आएगा, अगर मैं यहाँ पर 31 की जगह 21 और डाल के देखता हूँ, 21 जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो क्या होगा कि जब 10 डिवाइड बाई 21 तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है ना। मैंने क्या करा, यहाँ पर 21 डाल के देखा, जैसे ही 21 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आउटपुट मेरे पास में आएगा 1 आएगा। तो 1 का मतलब क्या होगा, वो हैश टेबल की फर्स्ट लोकेशन पर, मतलब यहाँ पर कहीं आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो उसको एक एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, वो कहेगा कि यार ये मेरे पास में फुल हो रखी है स्पेस। लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करा हुआ है हैश टेबल के अंदर, तो उस कॉलिजन को डिटेक्ट करके एक और आइटम इस 31 के साथ में अटैच कर देगा, जो कि इसके बाद में आ जाएगा। इसको चला के देख लेते हैं एक बार। हमने इसको लिखा, यहाँ पर देखा, तो देखो यहाँ पर इसने देखा, फर्स्ट पोजीशन पर गया, इसने 31 देखा, 31 के बाद में वहाँ पर 21 ऐड कर दिया। अब लेट्स से हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और एलिमेंट डाल देते हैं इसी के अंदर ही। लेट्स से 33 के अंदर काम करते हैं हम। अब 23 डालते हैं एंड 33 ऑलरेडी है, 43 डालते हैं, 53 डालते हैं, 63 डालते हैं। अब देखो ये सारे के सारे कैसे 33 के साथ में ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। आओ देखते हैं, बार बार कोलिजन हुआ, बार बार वो उस पोजीशन पर जा रहा है एंड बार बार उसी के नीचे ऐड करता चला जा रहा है। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर इनपुट जो है मेरा एक ही साइड में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो एक ही साइड से स्क्यूड होता चला गया, ये मतलब इसी पाथ के अंदर जो है हमारे पास में डेटा जाता जा रहा है। सर्च करेंगे तो इसके अंदर लूप चला के ढूंढ के लेकर आएंगे ना मेरे भाई। इसको ऐसे ढूंढ नहीं सकते, कोई भी एलिमेंट में सर्च करना, चाहे वो मैं एरे में सर्च करूं या मैं लिंक लिस्ट में करूं, ये कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, एरे भी हो सकती है, लिंक लिस्ट भी हो सकती है। तो दोनों केस के अंदर सर्चिंग के अंदर तो एन टाइम लगेगा ना, ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लगेगा ना। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया है, अभी मॉड्यूलस 10 करा था मैंने, 10 से डिवाइड करके बनाया था, तो ये फंक्शन जो है ये 10 एलिमेंट्स तक तो ठीक है और फिर कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स तक तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा इनपुट हो गया तो उसको ये ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। इसके मतलब आ रही है ना बात को, क्योंकि यार इतना बड़ा इनपुट अगर हमने मान लिया इसी के अंदर 33, अब 63 हो गया, 73, 83, 93, 103, 113, कुछ भी ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है नंबर, एक ही डायरेक्शन में हम डालते ही जा रहे हैं, तो वो इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से।
और हमारे पास में बाकी स्पेसेस जो हैं 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, ये सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। इन पर डेटा जा नहीं रहा है, पूरा अच्छे तरीके से स्प्रेड हो नहीं रहा है मेरे पास में डेटा, तो इसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अच्छा हैश फंक्शन लिखो, उसके बेसिस पे ही हम हैश टेबल बनाते हैं, उसी हिसाब से ये हैश टेबल का साइज डिफाइन कर देते हैं और साइज डिफाइन करने के बाद में हम उसके अंदर डेटा यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो हमने यहाँ पर चेनिंग टाइप का ऑपरेशन देखा था, इस चीज को करने के लिए मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, इनका एक नेम होता है, इनका इस तरह की कोलिजन को हैंडल करने का, जिसको हम कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक कहते हैं। कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक क्या करती है, वो ये देखती है कि मेरे पास अगर कोई कोलिजन होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं उस चीज को। ठीक है ना। ये 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि ओपन क्लोज कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, इसके अंदर क्या होगा, विद इन सेम हैश टेबल, मतलब जो हमने एरे डिक्लेयर किया है, हैश टेबल डिक्लेयर किया है, उसी के अंदर हम अपना डेटा रखेंगे, हम इस तरह से बाहर नहीं लेकर आएंगे। दूसरा होता है हमारे पास में चेनिंग कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक चेन बना देंगे, चाहे वो लिंक लिस्ट के थ्रू हो, चाहे वो एरेस के थ्रू हो, जैसे भी हो सकता है, वो हम कैसे भी कर सकते हैं। वो हमारे मेन हैश टेबल के अंदर नहीं होगा, वो उसके बाहर होगा। ठीक है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ओपन क्लोज। क्लोज एड्रेसिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, जो हमारे पास में ये हैश टेबल है, इस हैश टेबल के अंदर ही हमारी वैल्यूज जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है ना, विद इन दिस टेबल ही रहेगी। तो यानी कि लेट्स से हमारे पास में 6 इनपुट आया था, तो मैं 6th पोजीशन पर जाकर यहाँ पर अपनी वैल्यू को डाल दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 29, 19। ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद अब मैं 4 डालूंगा तो कहाँ पर आएगा, 18, 1, 19 यहाँ पर आ गया। जब 1 आया तो कहाँ पर डालूंगा, 1 पर जाकर डाल दूंगा, 13, 3, 19 पे। 5 आया तो कहाँ पर डालूंगा, 5 पर जाकर डाल दूंगा, 6, 6, 19 पे। 7 आया तो मैं कहाँ पर डालूंगा, 7th पोजीशन पर आकर डाल दूंगा, 23, 8, 19, 19। ठीक है, दोबारा 6 आया तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही दोबारा 6 आएगा मैं इस लोकेशन पर जाऊंगा। हम ओपन क्लोज कर रहे हैं, मतलब विद इन एरे हम इसको रख रहे हैं। ठीक है ना, विद इन हैश टेबल ही हम इसको रखना है, डेटा को रखना है। तो मैं यहाँ पर जाके देखूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टेक्निक होती है प्रोबिंग की। ठीक है, प्रोबिंग क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल वे होते हैं प्रोबिंग है। प्रोबिंग का मतलब हम 1 by 1 भी प्रोब कर सकते हैं, मतलब उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर देख लो, उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर देख लो, उसकी नेक्स्ट लोकेशन पर देख लो। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। प्रोबिंग का तरीका तो ये होता है, या फिर हम उसको क्वाड्रेटिकली भी बढ़ा सकते हैं, मतलब x² पोजीशन पर देख लो, फिर उसकी x² पोजीशन पर देख लो। ठीक है, ये तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं प्रोबिंग की। हम फिलहाल लीनियर प्रोबिंग के साथ चलते हैं, इसमें हम 1 by 1 देखते हैं, जो भी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्टिमल लोकेशन मिल जाएगी। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर जाके देखूंगा। ठीक है, मैं देखूंगा क्या नेक्स्ट लोकेशन मेरे पास डेटा है, क्या खाली है, नहीं है वहां पर खाली, तो मैं इसकी नेक्स्ट लोकेशन पर जाऊंगा और यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे अपना डेटा डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, 12, 19, 18, 1, 12, 18 आ गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गई। अब लेट से मेरे पास में दोबारा यहाँ पर 6 आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा, या रादर मेरे पास में 6 नहीं आके अब मेरे पास में 8 आ जाता है, और इसकी डेट है मेरे पास में लेट से x मेरे पास डेट है, और जिसका आउटपुट 8 आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके देखूंगा यार 8 मैं तो करेक्ट जगह पर था, इस जगह पर किसी और ने ले रखी है जो कि होना नहीं चाहिए था यहाँ पर, लेकिन किसी और ने इसकी स्पेस ले रखी है। तो मैं क्या करूंगा, अब 8 को ही लीनियर प्रोबिंग करूंगा। मैं देखूंगा नेक्स्ट सबसे आसान जगह कौन सी है, वो हो गई, ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस कौन सी है मेरे पास, ये मिल गई, तो मैं अपना x यहाँ पर लिख दूंगा। लेट से अब मैं y डालता हूँ, जिसका आउटपुट जो आता है वो 9 आता है। अब उसको कहाँ डालूंगा, स्टिल यहाँ पर इसने x ने इसकी स्पेस ली थी, तो मैं इसकी नेक्स्ट लोकेशन रहेगी मेरे पास में 0, तो 0 पे जाकर मैं y को डाल दूंगा। तो इस तरीके से विद इन हैश टेबल हम लोकेशन ढूंढते चले जाते हैं और उसके बाद में अपना डेटा को उसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि यार मेरे पास में जो ये 8 था, ठीक है ना, 8 को अपनी जगह पर होना चाहिए था, 8 को अपनी जगह पर होना चाहिए था, लेकिन उस जगह को जो है 6 ने ले रखा है, जिसका 6 की बन के आई है। ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे लूप चलाना पड़ेगा और 1 by 1 मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये काम हो रहा होगा। इस तरीके से हमारे पास में सर्चिंग चल रही होगी। लेकिन एक अच्छी बात ये है, ये जरूर हमें पता है कि जो हमारे पास में डेटा होगा, जो मेरे पास में इस 8 अगर पोजीशन पर वो डेटा नहीं है जहां पर उसको होना चाहिए था, वो नहीं है,
बट जो डेटा होगा वो नियर विसिनिटी के अंदर ही होगा, 1 2 4 5 10 15 20 25 पोजीशंस के बाद वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ही वो ढूंढता रहूं, ठीक है ना। अगर मैंने पूरा का पूरा ढूंढा तो प्रॉब्लम की बात यहां पर क्या आ जाती है, अगर मैंने पूरा ढूंढा उसको तो हमारा जो हैश फंक्शन है उसके बेसिस पर जो हमारी हैश टेबल बनी है उसका साइज जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट साइज है, एक ऑप्टिमल साइज है और हमारा हैश फंक्शन अच्छे तरीके से एफिशिएंटली बना हुआ है, तो जो हमारा ये जो रॉन्ग इंसर्शन हुआ था ये कहीं ना कहीं विसिनिटी के अंदर ही होगा। और अगर विसिनिटी के अंदर होगा तो हमारा जो टाइम होगा इसको फाइंड आउट करने का वो कांस्टेंट टाइम होगा जो कि ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है यहां पर, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन आ भी रही है आपके पास में तो वो नियर बाई कहीं पर ही मिल रहा होगा, ठीक है। और आपको एक और जेन्युइन बात बता देता हूं, मार्केट के अंदर हम क्लोज को ज्यादा यूज करते हैं, नाउअडेज हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, इसी को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि विसिनिटी के अंदर हमें मिल जाता है ये, है ना, और हम अपना हैश फंक्शन और हैश टेबल इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। जनरली हम इसको यूज कर रहे होते हैं। एक और टेक्निक होती है, वो टेक्निक भी बता देते हैं जो हमने अभी रिसेंटली यूज करी थी यहां पर। ये जो होती है इस टेक्निक को हम कहते हैं चेनिंग टेक्निक, ठीक है ना। इसके अंदर क्या किया आपने, अगर आपके पास कोलिजन यहां पर, मतलब ये जब मैंने इनपुट किया तो ये क्या करेगा, यहां पर इस की पर जाएगा और एक मेमोरी लोकेशन यहां पर इसको दे देगा। उस मेमोरी लोकेशन पर हम जाएंगे, एक चेन बन जाएगी और वो इस मेमोरी लोकेशन पर जाके एक नोड क्रिएट करेगा। नोड क्रिएट करके यहां पर डेटा डाल देगा, रादर नोड पहले क्रिएट होगी और उसके बाद वो लोकेशन यहां पर आ जाएगी, ठीक है। प्रोसेस तो ये होगा। तो यानी कि नोड क्रिएट हुई, वो एड्रेस यहां पर आ गया एंड यहां पर ये सेव हो गया। अब अगर दोबारा कोलिजन होता है तो मैं इस सेम टेबल के अंदर नहीं डालूंगा जो हम ओपन क्लोज के अंदर कर रहे थे। तो ये चेनिंग टेक्निक के अंदर मैं ये नहीं करूंगा। मैं चेनिंग टेक्निक के अंदर क्या करूंगा, मैं उस करेक्ट लोकेशन पर ही जाऊंगा और उसके बाद मैं चेक करूंगा क्या यहां पर ऑलरेडी एक नोड या कोई डेटा पड़ा हुआ है। अगर डेटा पड़ा हुआ है तो उसके नेक्स्ट के अंदर नया नोड जो है ये क्रिएट कर दो। क्लियर बात समझ में आ रही है। और अगर उसके नेक्स्ट के अंदर हम इसको जैसे ही क्रिएट कर देते हैं तो वो जो उसका एड्रेस है 1111 लेट से ये वो चेंज हो जाएगा, यहां पर एड्रेस वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर एक और कोलिजन यहां पर मिलता है x का, ठीक है, तो मैं दोबारा यहां से 6 पर जाऊंगा, 6 से जाऊंगा, एक और नोड यहां पर क्रिएट करूंगा, यहां पर अपना x डालूंगा, ठीक है ना। यहां पर इसको नल करूंगा, यहां पर 1112 कर दिया, ये चेंज होके 1112 हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। इस तरह से हमारी ये चेनिंग हो जाएगी। एक टेक्निक ये हो गई है। इसके अंदर हमने क्या करा है, यहां पर यूज करा है लिंक लिस्ट का यूज किया है। लिंक लिस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। लिंक लिस्ट टॉपिक को पहले कवर इसीलिए ही किया था क्योंकि हम ये सब चीजें आगे वाले अपकमिंग टॉपिक के अंदर यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हमने लिंक लिस्ट को पहले ही कवर कर लिया था। दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है कि हम यहां पर एक एरे बना दें, ठीक है जी। एक एरे बना दिया और उस एरे के अंदर डेटा डाल दें। जब भी ये एरे का साइज फुल हो जाएगा हम इसको एरे को डबल कर देंगे, जो हम बेसिकली डायनेमिक एरेज के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने एरेज भी नहीं देखे तो वो भी हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको देखो जाके, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आप इसको रिलेट कर पाओगे जो मैं आपको सब कुछ बोल रहा हूँ। तो हम उसके अंदर ये एरे बना देंगे, डायनेमिक एरे हमने क्रिएट किया है ये, और उसके अंदर हम ये सारे ऑपरेशन शिफ्टिंग वाले करके अब नई डेटा इसके बाद डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है अगर आपकी हैश टेबल का साइज और जो आपकी ये कीज बन रही हैं ये ऑप्टिमम वे में नहीं बन रही हैं, तो यहां पर ये वन स्क्यूड प्रॉब्लम आ जाती है। स्क्यूड प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही की के ऊपर बहुत बड़ी चेन बन गई, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी लॉन्ग चेन ना बने, इसलिए हम इसके अंदर भी ध्यान रखते हैं कि हमारा जो हैश फंक्शन है वो बहुत एफिशिएंट बनो और हमारी जो हैश टेबल है उसका साइज भी उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो, जिससे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। बट प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर हम जो है अपनी इसी कोलिजन टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं जो कि है क्लोज टेक्निक, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कौन से इनबिल्ट फंक्शन हैं जो ऑलरेडी हैश टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर दो मेथड्स हमारे पास में आते हैं, एक मैप आता है और एक सेट आता है, ठीक है। मैप की तो फीचर्स ये होते हैं कि हम उसके अंदर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस भी डिक्लेयर कर लेते हैं,
डायरेक्टली हम उसको कॉल कर सकते हैं सेट के अंदर, बस हम फंक्शंस नहीं कर सकते, बाकी अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी हैश टेबल को, जिसके अंदर हम बेसिकली अपना एक हैश फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। उसमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हो और आप अपना फंक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हैश फंक्शन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। हम बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस क्रिएट करेंगे, एक हम गेट फंक्शन जो कि हमारे हैश टेबल से डेटा लेकर आ रहा है, एक सेट फंक्शन जो कि हमारा हैश टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा है, और एक हम कीज लेकर आ जाएंगे, जितनी भी कीज हमारे पास हैं वो लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये 3 फंक्शंस हम यहां पर क्रिएट करेंगे और अपनी हैश टेबल्स को इंप्लीमेंट करके देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो चलिए रेडी हैं हम अपने बॉलर प्लेट के साथ में, जिसके अंदर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपनी हैश टेबल को। ठीक है ना, हैश टेबल के अंदर जो हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करिए जिसके अंदर डेटा है। डेटा क्या है, हमारा जो हैश टेबल के अंदर डेटा जाने वाला है वो हमारे पास डेटा है। हम कोई भी जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक हैश टेबल का साइज डिफाइन कर रहे हैं। हैश टेबल किस तरह से, हैश टेबल जो हमने देखी थी एक टेबल बन जाती है की पेयर वैल्यूज के अंदर में। ठीक है ना, हमने वो बना दी है और उसका एक साइज डिफाइन हमें पहले ही करना पड़ता है हैश टेबल को डिक्लेयर करने से पहले, वो हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर एरे का साइज। ये चीज क्लियर हो गई है। सेकेंडली हमने एक हैश फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत सिंपल सा हैश फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक हैश कोड जनरेट करके देगा मुझे। किसके बेसिस पर करके देगा, एक लूप चलाएगा। ठीक है, लूप कैसे चलाएगा वो, कि हम इसके अंदर कोई भी की पास करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ के हिसाब से एक वो लूप चलाएगा। की डॉट लेंथ का मतलब की हम कोई स्ट्रिंग डाल सकते हैं, स्ट्रिंग हम जैसे ही कोई भी डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एरे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कैरेक्टर एरे के अंदर। अगर हम उसको 1 by 1 अगर यहाँ पर हम चला के देखते हैं तो, ठीक है ना, मतलब अगर हम ये लिख के देखें यहाँ पर की 0 अगर हम लिख देते हैं तो यानी कि वो फर्स्ट कैरेक्टर हमें दे देगा। ठीक है, अगर आपने हमारा एरे वाला वीडियो देखा है जिसके अंदर हमने एरे का इंप्लीमेंटेशन किया, वहां हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देख लें अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो चलिए एक लूप चला रहे हैं हम जो इसकी लेंथ के बराबर है, और कर क्या रहे हैं, हैश कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो करंट वैल्यू है हमारे पास में हैश की उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कैर कोड एट। कैर कोड एट का मीनिंग क्या है, ये हमारे पास में UTF-16 कोड रिटर्न करता है। UTF-16 कोड क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये हमने मोजिला की वेबसाइट खोल ली है डेवलपर्स के अंदर, जिसके अंदर हम सारा का सारा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ना है तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये कैर कोड एट जो हमारा फंक्शन है ये क्या करता है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है बिटवीन दिस, ठीक है, जो कि UTF-16 के थ्रू हमारे पास में रिप्रेजेंटेड होता है। तो ये चीज हम यहाँ से रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि हम जो यहाँ पर आई डाल रहे हैं वो वहां पर उसका एक आउटपुट कोई एक नंबर यहां से रिटर्न करेगा, उसको उस आई के साथ मल्टीप्लाई कर देगा एंड करंट हैश के साथ ऐड कर देगा और उसको डिवाइड कर देगा हमारी डेटा की लेंथ के साथ में। समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, लूप चलाता जाएगा एंड सम कोई कोड बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी एक ऐसा मैंने फंक्शन बना दिया रैंडमली जिसके थ्रू हम इसके अंदर एक हैश वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई है। ये जो डेटा डॉट लेंथ क्या चीज है, हमारी एरे की लेंथ है, तो इसका हमने यूटिलाइजेशन कर लिया जिससे जो हम हमारा जो डेटा है उसको थोड़ा बेटर वे के अंदर स्कैटर्ड वे में रख सकें, ठीक है ना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जो भी हमारे पास में इनपुट आएगा। तो बड़े बड़े जितने भी आप फंक्शंस पढ़ेंगे, जितना भी आप विकी पे पढ़ेंगे या और कोई फंक्शंस भी पढ़ेंगे, हैश फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जो हमारा हैश टेबल का साइज है उसको जरूर कंसीडर करते हैं, आइदर फ्रॉम हेयर, ठीक है, कि हम यहाँ से ड्राइव कर लें अपना हैश फंक्शन, हमारा जो हैश टेबल है उसका साइज, या फिर हैश टेबल का साइज हम यूज करें और अपना हैश फंक्शन क्रिएट करें। तो किसी भी तरीके से वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। हैश फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पर सेट क्या करेगा, एक की लेगा और एक वैल्यू लेगा, की को हम यूज करेंगे और अपना यहाँ पर एक हैश फंक्शन उससे कॉल करके उसका एक हैश वैल्यू क्रिएट करेंगे। उस हैश वैल्यू क्रिएट करके हम उस वैल्यू के साथ एसोसिएट करके उसको अपने हैश टेबल के अंदर डाल देंगे। ठीक है ना, ये काम सेट के अंदर करेंगे। सेकेंडली हम गेट मेथड इंप्लीमेंट करेंगे। गेट के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास में की होगी, उस की को दोबारा पास करेंगे अपने हैश फंक्शन के अंदर। जैसे हैश फंक्शन के अंदर वैल्यू पास होगी, एक आउटपुट आएगा, हैश आएगा मेरे पास में, उस हैश लोकेशन को हम डायरेक्टली अपने हैश टेबल के अंदर हम ढूंढ लेंगे। ये चीज समझ में आ गई। तीसरा क्या है, कीज,
तो हम सारी की सारी कीज़ यहाँ पर निकाल के आ जाएंगे, जो भी हमारे इस हैश टेबल की कीज़ हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं हम यूज़ करेंगे। लेट्स से हमने कुछ मेथड्स ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं जो हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ पर हमने एक हैश टेबल बनाई है जो कि हमने न्यू से इनिशियलाइज करके उसका हैश टेबल का साइज़ हमने 10 डाल दिया है, ठीक है ना। और हमारी जो हैश टेबल का साइज़ है यहाँ पर 10 बनेगा। अब जो भी डेटा आएगा वो उसी हिसाब से यहाँ पर डलता चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपना सेट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपना हैश फंक्शन यूज़ करके अपने टेबल के अंदर जो हमारी हैश टेबल है उसके अंदर उसका एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो चलो एक चीज़ लिख लेते हैं, दिस डॉट लेट्स से क्रिएट करते हैं हम एक वेरिएबल एड्रेस, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल एड्रेस क्रिएट किया और अपना हैश फंक्शन कॉल करा जहाँ पर हमने की को डाल दिया है और हमने उसका एड्रेस यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि ये क्या चीज़ दे रहा है तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो बाकी कुछ तो रन होगा नहीं, बस एक ये फर्स्ट जो हमने सेट किया है इसको यार चेंज करके छोटा डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं और चल के डाल के इसको देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर क्या एड्रेस लोकेशन आई है उस फंक्शन से, 1 से 3 आई है और 1 से 9 आई है, ठीक है। तो यानी कि इस वाले सेट से 3 आई थी, इस वाले सेट से हमारे पास कोड वैल्यू जो आई है हमारे पास में, जो हमारी हैश टेबल के अंदर वैल्यू आई है वो 9 आई है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर इसकी एड्रेस निकाल लिया है। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर एक एरे बनाया है। हम कोलिजन्स भी हम इसको कंसिडर करके चलेंगे। अगर हमारे पास में सेम लोकेशन, जैसे यहाँ पर अभी 9 and 3 हमारे 3 and 9 हमारे पास में आया था, मान लो एक और नेक्स्ट इनपुट हम जो है ना 3 पर डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे 3 पर डालेंगे एक और इनपुट, तो एक तो तरीका ये होगा हम ओपन क्लोज कर रहे हैं तो हम विद इन सेम एरे हम उस डेटा को रखेंगे, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम चेनिंग यूज़ कर रहे हैं। तो चेनिंग हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस टाइम पर। तो चेनिंग जब इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, हम उस लोकेशन पर जाकर देखेंगे क्या वहाँ पर कोई डेटा है, ठीक है। अगर डेटा नहीं है तो वहाँ पर एक डायनेमिक एरे क्रिएट कर दो और उस डायनेमिक एरे के अंदर हम अपना डेटा डालते चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो फिल हो जाएगा तो डबल हो जाएगा साइज एंड दोबारा उसके अंदर डेटा चला जाएगा। और अगर वहाँ पर ऑलरेडी डायनेमिक वो एरे एग्जिस्ट करता है तो उसके लास्ट में जाके हम उस एरे के अंदर डेटा पुश कर देंगे। ये सिंपल से 2 ऑपरेशन करेंगे, इससे हमारा सेट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अब क्या काम करेंगे, हम ये पहले चेक करेंगे कि अगर इफ हमारे पास में जो लोकेशन है, जो हमने ये एड्रेस फाइंड आउट किया है, यहाँ पर कुछ है कि नहीं। तो हम एरे में गए, उस एड्रेस लोकेशन पर जाकर अगर उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमने नेगेशन यूज़ किया है, कुछ नहीं मिलता है, तो एक काम करो, एक एरे बना दो। तो मैं उस एड्रेस पर जाके एक एरे बना दूंगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने एरे बना दिया तो मुझे उस जो वैल्यू है उस वैल्यू को उसमें डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये एरे बना है, डायनेमिक एरे हमारा बना है, यहाँ पर जाके मुझे उस वैल्यू को पुश करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एड्रेस पर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक पुश मेथड, आपने अगर हमारी एरेज वाली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, पुश हमारे पास में एक इनबिल्ट मेथड होता है एरेज के अंदर, जो क्या करता है, हमारे पास में लास्ट जो भी एम्प्टी स्पेस मिलता है उसको एरे के अंदर वहाँ पर अपना डेटा जाके पुश कर देता है। तो यहाँ पर इस पुश मेथड ने लास्ट में उस एरे जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, डायनेमिक एरे यहाँ पर क्रिएट किया है, इसके लास्ट में जो भी एम्प्टी स्पेस मिलेगी वहाँ पर जाके इस वैल्यू को, की पेयर वैल्यू को डाल देगा, ठीक है। ये भी एक तरीके से देखोगे, अगर यहाँ पर एक एरे है, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे की है और एक वैल्यू है, यानी कि 0th पोजीशन पर हमारे पास की है और फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास में वैल्यू है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना कि हम इसको एज एन एरे यहाँ पर सेव कर रहे हैं। एरे के अंदर एरे है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को पुश कर दिया है और काम कर लेते हैं, इस डेटा को हम रिटर्न कर लेते हैं। डेटा हमने रिटर्न कर लिया है, ठीक है। तो चलो अब इस सेट मेथड को एक बार चला के देख लेते हैं। अब यहाँ से हम हैश हटा देते हैं और इसको भी हम कैट को हटा देते हैं। कंसोल हमने इसका हटा दिया था तो इनको कंसोल कर लेते हैं। तो चलिए, हमने 2 बार फंक्शन कॉल करी है, एक बार हम ग्रेप्स डाल रहे हैं, एक बार हम एप्पल्स डाल रहे हैं, और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास में। तो देखिए भाई साहब, कितना प्यारा आउटपुट आया है। जब हमने पहला एग्जीक्यूट किया था, ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इसके अंदर ग्रेप्स हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमारा एरे का साइज़ क्या था, 10, तो मतलब 3 एलिमेंट तो ये हो गए। जो हमारा हैश टेबल है उसका साइज़ हमने डिक्लेयर किया था 10, तो 3 एलिमेंट जो है एम्प्टी हैं, लास्ट के 6 एलिमेंट भी एम्प्टी हैं, यानी कि 4th जगह पर, 4th पोजीशन पर जाकर ये
सेव हुआ है, यानी कि जो हमारा फंक्शन का आउटपुट आया था वो 4th पोजीशन वाला आया था, 3 आया था, आपको याद हो है ना, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो 4th पोजीशन पर जाके मेरा ये सेव हो गया। फिर जैसे ही मैंने दूसरा एलिमेंट यहाँ पर डाला, ठीक है ना, तो उसने क्या करा, वो उसमें हमारा 9 आया था, तो यानी कि लास्ट पोजीशन हमारे पास में आ गई, तो लास्ट पोजीशन पर जाके हमारा ये डेटा यहाँ पर सेव हो गया हमारी हैश टेबल के अंदर। विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को, पहले 3 एम्प्टी, चौथी पोजीशन पर ये जो कि 3rd था, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया इससे 5 एम्प्टी, फिर ये लास्ट पोजीशन आ गया क्योंकि उसका आउटपुट आया था 9, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक और ग्रेप्स डाल के देख लेते हैं। जैसे मैं एक और ग्रेप्स डालता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। देखो फर्स्ट ऑपरेशन जब हुआ था तो हमारे पास में सिंगल ग्रेप्स था, ठीक है, ये हमारे पास सिंगल ग्रेप्स वाली डेटा आ गया यहाँ पर। तो इसके अंदर पहले 3 आइटम्स खाली थे और लास्ट के 6 आइटम, मतलब 4th पोजीशन पर था ये, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास में दोबारा हमने ग्रेप्स यहाँ पर डाला तो क्या हुआ, पहले 3 फिर भी एम्प्टी है ही हैं, लास्ट वही है, मतलब क्योंकि पोजीशन तो भाई हैश फंक्शन तो वही आउटपुट देगा ना जो हमारे पास में एक बना था। हमने दोनों बार ग्रेप्स विद 1 डाल रहे हैं, जब इनपुट हम सेम डाल रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी है हैश फंक्शन को बनाने की कि जो अगर हम अगर जो इनपुट डाल रहे हैं तो हमेशा उसका एक ही आउटपुट आएगा, एक ही टाइप का आउटपुट आएगा। यानी कि हमने 2 बार अगर ये चीज़ डाली थी तो 2 बार आएगी। तो एक बार हमने ये सेव कर दिया उस एरे के अंदर, और ये दूसरा हमने सेव कर दिया उस पोजीशन के अंदर। तो यानी कि वहाँ पर जो एरे बना है उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये है, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट ये है। क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये देखो जब हमने 9 डाला तो ये तीसरा आ गया, यानी कि 2 एलिमेंट इसके अंदर 4th पोजीशन के ऊपर हमारे पास में, मतलब 3rd लोकेशन के ऊपर ये हो गया, और 9th लोकेशन जो हमारी आज हैश की वाली थी वो यहाँ पर आ गया। चीज़ क्लियर समझ में आ रही है। तो सेट मेथड हमारा प्रॉपरली एज पर एक्सपेक्टेशन हमारा बटर काम कर रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम गेट भी कर लेते हैं। गेट भी सिंपल वही है, एड्रेस निकालेंगे, एड्रेस निकालने के बाद हम पहुँचेंगे और फैच कर लेंगे डेटा को। बहुत सिंपल मेथड है, जब सेट कर लिया तो गेट भी कर लेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ से और एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दोबारा सेम कॉपी किया और हमने यहाँ पर अपना इसका एड्रेस डाल दिया कि एड्रेस तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, की के बेसिस पे जो हैश फंक्शन मेरा दे रहा है हमेशा सेम आउटपुट देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब हमने ये बनाया था तो ये देखो, जब इसको हम देख रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर एम्प्टी थे, 6 एलिमेंट यहाँ पर एम्प्टी थे, लेकिन यहाँ पर एरे ऑफ एरे है, ठीक है ना। ये एक एरे है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक एरे है। उस एरे का ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं काम करता हूं, मैं इस लोकेशन पर जैसे ही पहुंचा, की मेरे को मिली, की मिलते ही मेरे पास में आउटपुट आएगा 3 का मतलब क्या होगा, ये वाला जो क्या कहते हैं लोकेशन मेरे पास आ जाएगी। मैं इस लोकेशन के एरे को एक वेरिएबल में डाल लेता हूं जिसका नाम मैंने दे दिया करंट बकेट, ठीक है। जो क्या करा मैंने, उस एरे के उस एड्रेस की लोकेशन को उठा के मैंने इस करंट बकेट में डाल दिया, जिससे अब मेरे को ऑपरेशन जो करने हैं वो इसी जगह पर जाके करने हैं, सिर्फ इसी वाले उसमें करने, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। यानी कि अब जो भी लूप चलेगा, जो भी मैं ढूंढ के लेकर आना होगा वो इसी में से लेकर आऊंगा, वहां तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस लोकेशन में पहुंच गए। अब सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस बकेट के अंदर अगर डेटा है तो मैं लूप चलाऊंगा, अगर डेटा ही नहीं है तो कह दूंगा भाई कुछ है नहीं मेरे पास में। तो एक काम करता हूं, इसमें एक बार कंडीशन लगा लेता हूं, इफ करंट बकेट में कुछ है, ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट की कंडीशन है, अगर हम इसके अंदर कुछ भी होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब एक फॉर लूप चलाएंगे, और ये फॉर लूप जो है हमारा चलेगा कहाँ तक, जो मेरी करंट बकेट है, आपने जो बकेट देखी है, ये हमारी बकेट जो है, इसके ये एक तरह का एरे है, इसकी लेंथ के बराबर, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ के बराबर हमारे पास में ये लूप चला हमारा, ठीक है। ये चीज रिलेट कर पा रहे हो आप। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद जो यहाँ पर हमारी की है हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारी की है उसको फाइंड आउट करेंगे हम, और वो की क्या होगी, वो होगी, ये होगा मेरे पास में फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी ये हमारे पास में पूरा एक एरे हो गया जिसके अराउंड हम इसको घुमा रहे हैं, ये उसका हो गया फर्स्ट एलिमेंट हो गया। यानी कि जब हम i = 0 होंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, और जब i 0 के 0th पोजीशन पर जब हम होंगे तो हम इस वैल्यू को देख पाएंगे, और 1 पोजीशन पर होंगे तो हम इसको देख पाएंगे। तो यानी कि मुझे की मैच करनी है तो हम 0th पोजीशन को मैच करके देखूंगा। यानी कि फॉर मेरे एरे के लिए जो मेरे पास में अभी करंट बकेट है, इस करंट बकेट की ith जो मेरे पास में एलिमेंट है, इसका 0th एलिमेंट के साथ में मैं अपने की को कंपेयर कर लूंगा। अगर मैच हो गई तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा,
सिंपल कंडीशन है, समझ में आ रही है? तो चलो इसको रिटर्न करके देख लेते हैं। तो इफ मी करंट बकेट का जो ith जो एलिमेंट है उसके 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है मैं उसको अपने की के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अगर वो मेरे पास में मैच हो जाती है तो उस केस के अंदर मैं यहां पर रिटर्न कर दूंगा अपना करंट बकेट के उस आइटम की वैल्यू को। इसकी वैल्यू क्या थी? यहां पर 1 थी, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। यहां पर क्या रिटर्न होगा मेरे पास में? ये 1 रिटर्न हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम तो हमारे पास में इसके अंदर हो गया। अब हमारे पास में ये इफ कंडीशन थी, ये फॉर लूप हो गया, यहाँ पर इफ कंडीशन। अगर हमारे पास में क्या था, ये करंट बकेट एम्प्टी है, तो भाई उसको कह दो कि भाई कुछ नहीं है मेरे पास में। आइदर मैं नल डिफाइन कर दूं या फिर मैं अनडिफाइंड यहां पर डिफाइन कर दूं, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूं। तो लेट्स से मैं यहां पे कहता हूं अभी तक यहां पर कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो रिटर्न करता हूं अनडिफाइंड। सो रिटर्न अनडिफाइंड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इससे मेरे पास पता चल गया क्या हो रहा है काम। तो गेट मेथड हमारा यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और हम यहाँ पर पहले अपना इस ग्रेप्स को ढूंढ के देख लेते हैं, भाई साहब ग्रेप्स हैं कि नहीं है। लोग ग्रेप्स फाइंड करके देख लेते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट आता है। बहुत अच्छा, 1 आना चाहिए था, 1 ही आया है। वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, इसको 100 कर देते हैं। अब साउंड करके देख लेते हैं, आउटपुट हमारा 100 आना चाहिए, 100 ही आया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। ओके, एप्पल ढूंढ के देख लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट 9 आना चाहिए, 9 आ रहा है। बहुत अच्छा, जैसा एक्सपेक्टेड है वही हमारे पास में डेटा आ रहा है। तो यानी कि गेट हमारा कंप्लीट हो गया, सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कीज फंक्शन के ऊपर। तो कीज से हमें क्या काम करवाना है? इससे हमें रिटर्न करवाना है लिस्ट ऑफ ऑल द कीज इन माई हैश टेबल। वो मुझे रिटर्न करानी है, करा देते हैं। थोड़ा सा ट्विक आपको दिखा दे, इससे मैं एक बार आउटपुट प्रिंट कर लेता हूं जो हमारे पास में सेट होने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं अपनी हैश टेबल यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। हैश टेबल से तो मेरे पास में ये एरे लिख के आ रहे हैं, आपको विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, सेट को एक बार कंसोल कर लेते हैं और हम यहाँ पर कीज़ को रिटर्न कर ले, इसको मॉडिफाई करके कीज़ कर देते हैं। ये बेसिकली मैंने इसलिए कर लिया जिससे हम आउटपुट को दिखाकर आपको इस मेथड को प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ क्या लिख रहे हैं हम। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में करंटली ये हमारे पास में हैश टेबल है। तो अगर हमें कीज़ का एक एरे रिटर्न करना तो हमें एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने एक कीज़ का एरे डिक्लेयर कर लिया है। एरे डिक्लेरेशन इस तरह से होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं एक लूप चलाऊंगा अपनी हैश टेबल के ऊपर, ठीक है ना। ये जो हमारी हैश टेबल है, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसके ऊपर मैं एक लूप चलाऊंगा इसकी लेंथ के बराबर, और ये देखता जाऊंगा कि यहाँ पर हमारे पास में कोई डेटा पड़ा है कि नहीं पड़ा। देखो जैसे यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर 3 आइटम है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, तो मैं इसके अंदर कोई कीज़ अवेलेबल ही नहीं होंगी। यहाँ पर तो की डेफिनेटली अवेलेबल होगी 4th पोजीशन के ऊपर, जो कि क्या होगी, ग्रेप्स होगी, तभी तो ग्रेप्स का पर आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी की अवेलेबल होगी? यहाँ पर एप्पल्स होगी फिलहाल के केस में, तो और इन जगहों पर कोई नहीं होगी। तो यहाँ का डेटा तो रिटर्न करने का मतलब नहीं। तो इस डेटा जहाँ पर एम्प्टी है हमारे पास में, इस टाइम पर कीज़ नहीं है, उसको मैं स्किप करता चला जाऊँगा, और जहाँ पर डेटा है मैं उसको वहाँ पर एरे के अंदर पुश करता चला जाऊँगा। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लूप लगा लेते हैं अपने हैश टेबल के ऊपर। ये हमने डिक्लेयर कर लिया अपना यहाँ पर लूप कहाँ तक चलाया? लेंथ जो है हमारी हैश टेबल के से 1 लेस है, मतलब लेस देन का रखा है हमने, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर मेरी इस पोजीशन के ऊपर जो हमारा ith पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर डेटा है, तभी तो मैं उसको इस एरे के अंदर पुश करूंगा। तो कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पर। तो हमने डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर कि अगर हमारे जिस डेटा के अंदर कोई वैल्यू है, मीन्स यहाँ पर कुछ भी रिटर्न अगर आएगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो आप एक काम करो, इसके बाद मेरे जो की एरे है इसके अंदर उसको पुश कर दो, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, की डॉट पुश। तो की डॉट पुश डॉट आई, यहाँ तक क्या आया मेरे पास में? यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए? अब इतने पर आने के बाद में यहाँ से हम पहुँच गए इधर, यहाँ पहुँच गए आई से, ठीक है। आई से मुझे कहाँ पर जाना है? अब की प्रिंट करनी है ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इधर जाऊँगा, और इसके अंदर एक और एरे डिक्लेयर हो रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही होगी? वो ग्रेप्स ही आ रही होगी, वही की होगी हमारे पास में, अगर कुछ और होता तो नहीं आती। तो यानी कि इसकी 0th पोजीशन जो होगी उसको उठाना है। तो यानी कि पहले मैं इसकी 0 पोजीशन उठा लेता हूँ। ये मेरा जो ये वाला एरे है इसकी 0, ये मेरा 0th हो गया। मेन एरे मेरे पास DI तो मेरे पास में ये है, DI का 0 क्या होगा?
DI का 0 का मतलब पहला एलिमेंट ये होगा, और उस पहले एलिमेंट का पहला डेटा क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, वो ये होगा। तो यानी कि DI के 0 का 0। ठीक है, चलो आगे लिख के दिखाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ पाएगा। मैंने ये उसका एलिमेंट उठाया, ये मैंने फर्स्ट एरे उठा लिया, मतलब फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है वो पहला एरे उठा लिया मैंने। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ये फर्स्ट उसका एलिमेंट उठा लिया। समझ में आ गया? ये मेरे पास की होगी इस टाइम पर, यही तो की है ना हमारे पास में, ग्रेप्स। तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये मैंने पुश कर दिया हमारे इस की के एरे के अंदर। जैसे ही मेरा ये लूप कंप्लीट हो जाता है, मैं इन कीज़ को रिटर्न कर दूंगा, मतलब की एरे को रिटर्न कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो चलो अब देख लेते हैं, अगर मुझे कीज़ देखनी है तो क्या आएंगी। यहाँ पर मैंने फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट ये वाला फंक्शन मुझे बता देगा कि मेरे पास में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, और ये मुझे बता देगा मेरी कीज़ क्या हैं। ठीक है ना, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। बहुत अच्छा, हमारे पास में 2 ही कीज़ थी, एक ग्रेप्स थी और एक एप्पल थी, दोनों मेरे ऐसे के अंदर आ गई। तो हमारे पास में सारी की सारी कीज़ की लिस्ट भी आ गई है। तो इस तरीके से हमारा जो हैश टेबल है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि इनकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो भाई साहब, आप यहाँ पर अगर देख रहे हो, यहाँ पर जो ये हैश फंक्शन है इसके अंदर आपने लूप देख लिया। मैं आपसे कह रहा था ना, हैश फंक्शन के अंदर भी लूप मिलते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं करने के। बट यहाँ पर जो की है हमारे पास में, जो भी साइज होगा, हमें कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, कोई नंबर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसका एक लिमिटेड साइज होगा ना यार, वो कोई इनफाइनाइट साइज तो होने वाला नहीं है। तो इसके अंदर ये लूप जो है उसकी लेंथ के बराबर ही रन करेगा, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम के बराबर आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी वजह से कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। अगर यार आप यहाँ पे 1 लाख भी डाल देते हो, 1 लाख लेंथ का कोई डाल देते हो, तो 1 लाख इज अ कांस्टेंट नंबर। ऐसा तो नहीं है कि इनपुट साइज के साथ वो बढ़ रहा है, नहीं यार, वो कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये की मेरी कांस्टेंट रहेगी, इसके अंदर कोई एरे तो नहीं है जिसका साइज बढ़ रहा है। तो ये लूप जो रन कर रहा है ये कांस्टेंट टाइम ही चलेगा। तो यानी कि इस फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। क्लियर? हर फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगी। ये बात क्लियर हो गई है। चलो आगे कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं सेट मेथड की। तो हमारा सेट मेथड है ये। देखो भाई साहब, यहाँ पर इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, ऑर्डर ऑफ 1 आई है। ये बात आप समझ ही रहे हो, देख ही लिया है। इसके अलावा तो यहाँ पर इस लाइन ने कांस्टेंट टाइम लिया है ऑर्डर ऑफ 1, इसने भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लिया है पुश करने के लिए। देखो पुश ऑपरेशन जो है हमारा एरेज के अंदर ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेता है, क्योंकि उसको लेंथ पता होती है एरे की, और एरे अपनी उस इंडेक्स पर जाके वैल्यू को डाल देता है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा डाउट है तो हमारी एरेज वाला डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो उसको जरूर देखें, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कांस्टेंट टाइम लिया, इसने कांस्टेंट टाइम लिया, ये कांस्टेंट टाइम ले रहा है और ये भी कांस्टेंट है। तो टोटल हमारा जो सेट फंक्शन है इसने कितना टाइम लिया, ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम लिया। तो यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। आगे देख लेते हैं गेट मेथड। यहाँ पर हम ये देख ही चुके हैं, ये ऑर्डर ऑफ 1 है, ये हमारा ये ऑर्डर ऑफ 1 है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैंने सारा का सारा एरे डाल लिया उस की पर जहाँ पर उसने एड्रेस दे रखा था, मतलब पूरा पूरा एरे इसके अंदर यहाँ पर अपना स्टोर करके देख लिया है। हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बाकी हैश टेबल तो ऑल अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख रहे हैं ऑलरेडी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैश टेबल की बहुत हाई होती है। तो ये हमारे पास में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अदरवाइज यहाँ पर ये इसका साइज, अब जो लूप चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये लूप चल रहा है कहाँ तक, जहां पर मेरे पास में ये चेनिंग हुई है, जिस लेंथ तक मेरी चेनिंग हुई है, जिस लेंथ तक मेरा ये एरे बना हुआ है। अब ये एरे जो है एक लिमिटेड लेंथ का ही तो होगा, पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी हैश टेबल है वो इस तरह से पूरी की पूरी फैली हुई है, जिसके अंदर हमने फंक्शन इस हिसाब से बनाया है कि हमारा जो डेटा है प्रॉपर वे के अंदर स्कैटर्ड हो जाए। इन केस अगर वो स्कैटर्ड प्रॉपर वे में नहीं हो रहा, एक ही टाइप का डेटा आता जा रहा है, हम उसको डालते जा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n हो सकता है वो वर्स्ट केस, बट हम फंक्शन इस हिसाब से लिख रहे हैं जिससे वो जो हमारा स्कैटर्ड हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है। तो इस केस के अंदर भी लूप का जो साइज होगा बहुत लिमिटेड ही होगा, एक डेफिनेट साइज ही होगा, और उस डेफिनेट साइज होने की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगी। तो गेट करने का भी जो हमारे पास में स्पीड है वो ऑर्डर ऑफ 1 आने वाली है। ठीक है ना। हाँ, कीज जो है ये भी वैसे ऑर्डर ऑफ 1 है कीज को निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारा हैश टेबल है उसका साइज हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं
ये कांस्टेंट साइज है, ना कि n के ऊपर डिपेंडेंट। कांस्टेंट साइज है तो इसलिए लूप भी n टाइम ही मतलब कांस्टेंट टाइम ही चलेगा, और कांस्टेंट टाइम की वजह से इस वाले फंक्शन की कीज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। कॉम्प्लेक्सिटी हमने हर एक मेथड की प्रॉपर 1 बाई 1 एनालाइज कर ली है। तो चलिए एक बार एरेज की एंड हैश टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए हैश टेबल जो है उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वो इंसर्ट है, लुकअप है, डिलीट है, सर्च है, ये सारे के सारे जो टाइम ले रहे हैं ये ऑर्डर ऑफ 1 ले रहे हैं। ठीक है ना, ये हम देख ही चुके हैं। इंसर्ट तो हमने करके देख लिया, जो सेट करके देखा था हमने। लुकअप भी हमने देख लिया, जब हमने गेट करके देखा था। डिलीट ऑपरेशन भी उसी तरह से काम कर रहा है। डिलीट ऑपरेशन भी क्या करेगा, पहले लुकअप करेगा। लुकअप कितना टाइम लेगा, मतलब ढूंढ के लाएगा एलिमेंट कहाँ पर है, वो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले रहा है मेरे पास में। ठीक है ना, ये हमने लुकअप के अंदर देख लिया। लुकअप करते ही उस पोजीशन पर जाएगा और उसको डिलीट कर देगा। इस काम को होने के लिए भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, इसलिए ये भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगा। सर्च भी हमारा सेम वही है। क्या हो रहा है, लुकअप है, लुकअप के इक्विवेलेंट ही है। हम जा रहे हैं उस लोकेशन पर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब की से हमने हैश फंक्शन के थ्रू पास किया, उसके अंदर जो हमारे पास में वैल्यू आई है ना, उस लोकेशन पर जाके हमने हैश टेबल में जाके उसको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद में हमने उसको आउटपुट कर दिया। तो सर्च के अंदर भी हमारा कांस्टेंट टाइम लगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 हुआ। इन केस चेनिंग भी हुई, उसके अंदर सर्च करने के अंदर चेनिंग भी हुई, तो भी वो एक फिक्स लेंथ ही होगी या लिमिटेड लेंथ ही होगी, इसलिए उसकी वजह से भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आएगा। तो यानी कि हैश टेबल हमारे पास में सारा का सारा डेटा जो है ऑर्डर ऑफ 1 में देती है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। ये हमें चाहिए आज की डेट के अंदर, जिस हिसाब से हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है। कॉन्ट्ररी अगर हम यहाँ पर एरेज को देखते हैं तो एरेज के अंदर क्या होता है, लुकअप बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास में उसका इंडेक्स है वो पता होता है। हम उस इंडेक्स पर जाके डायरेक्टली उस डेटा को देख लेते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ले लेता है वो। पुश करना ही बहुत आसान होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमें डालना होता है, लेंथ हमें पता होती है, तो लेंथ के बेसिस पर हम उस लोकेशन पर चले जाते हैं, उस इंडेक्स पर चले जाते हैं और वहां पर डेटा डाल देते हैं, वो भी ऑर्डर ऑफ 1 ही आ जाता है। इंसर्ट करने के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। इंसर्ट का मतलब होता है एरे के बीच में डालना है। तो एरे अगर हमारे पास में ये है, इसके बीच में अगर हमें कहीं पर यहाँ पर डेटा डालना है, तो इसके बाद के जो एलिमेंट है, पहले तो हमें स्पेस देखना पड़ेगा, और जो ये बाद के जो एलिमेंट है इनको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1 शिफ्ट करते चले जाएंगे, और तब ये जो स्पेस एम्प्टी होगी तब यहाँ पर हम इस डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n टाइम ले लेता है। तो इंसर्शन और एरेज के अंदर ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। सर्च भी ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा, क्योंकि भाई हम एरे के अंदर जा रहे हैं। एरे के अंदर हम भाई 1 बाई 1 ढूंढते ही तो जाएंगे ना, एलिमेंट कहाँ पर है, हम कोई की वैल्यू के साथ। भाई इंडेक्स हमें यही तो बता सकता है जो कि जगह क्या है, लेकिन उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है वो तो भाई जाके ही देखना पड़ेगा। तो वो जो है हमारे पास में सर्च ऑपरेशन है, वो भी हमारे पास में ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेता है, क्योंकि अगर चेनिंग भी हो रही है और हम ढूंढ रहे हैं इस एलिमेंट को, तो भी वो कांस्टेंट टाइम ही लेगा, क्योंकि जो ये लेंथ है ये हमारे पास में इसकी एरे की वो एक फिक्स लेंथ ही होगी। फिक्स का मतलब एक लिमिटेड लेंथ ही होगी। डिलीट ऑपरेशन भी वही टाइम लेगा कि भाई हमारे पास में एक ये एरे है, इस एरे के अंदर से मुझे अगर ये डिलीट करना है, जैसे मैंने डिलीट किया इसके बाद के एलिमेंट मुझे शिफ्ट करने पड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसलिए डिलीट भी ऑर्डर ऑफ n टाइम ही लेगा। तो इन एवरी केस हमारे यहाँ पर जो है हमारा हैश टेबल जीत जाता है, वो सब कुछ जीत जाता है हमारे पास में। और हमारे आज की डेट में अगर हम सिनेरियो में देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर देखते हैं, गूगल इतना जल्दी डाटा क्यों लेकर आ रहा है, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी काम कर रही है इतना जल्दी कैसे कर रही हैं, भाई ये बहुत अच्छे तरीके से हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करके बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेटा यूज़ करा हुआ है। इनका डेटा सेंटर का साइज़ देखिए, एकर्स के अंदर इनके डेटा सेंटर्स हैं, तो मतलब इन्होंने स्पेस की टेंशन नहीं ले रखी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पीड की टेंशन ले रखी है, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर कर रहे हैं, हैश टेबल्स यूज़ कर रहे हैं और उसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ये करके देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास में एक एरे है और उसके अंदर जो फर्स्ट रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा। लेट्स से हमारे पास एक एरे है 1 2 1 2 1 2, तो जैसे 1 है 2 है, नेक्स्ट दोबारा 1 आया, तो यानी कि जैसे ही मेरे पास में 1 दोबारा आया तो उसको वो प्रिंट करके दे देगा कि हाँ इसकी अकरेंस सबसे दोबारा रिपीट हो गई है। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। चलो इस फंक्शन को बना के देखते हैं और चलाते हैं अपने कोड को। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर। फर्स्ट रिकरिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कैसे हमें उसका आउटपुट देना है।
लेट्स से हमारे पास में एक एरे है, ये बेसिकली क्वेश्चन गूगल के इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा गया था, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पर दे रखा है एक एरे है 2 3 4, तो इसके अंदर फर्स्ट रीअकरेंस कब हुई है 3 की फोर्थ पोजीशन पर होगी है। इससे पहले 6 की तो नहीं थी ना 2 की हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट रिकरेंस कैरेक्टर है वो 3 है, तो यानी कि यहाँ पर आउटपुट जो मेरे पास आएगा वो हमको देना है 3। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन, तो आप जो है इस फंक्शन को इंप्लीमेंट हम करके देख लेते हैं। इनपुट मेरा क्या है, एक एरे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ब्रूट फोर्स एलिमेंट्री मेथड क्या होगा, सबसे आसान तरीका क्या होगा इसको करने का, कि मैं क्या करूंगा, इस एरे का पहला एलिमेंट उठाऊंगा और बाकी के सभी एलिमेंट को कंपेयर करके देखूंगा कि इसका अकरेंस कभी हुआ है या नहीं हुआ है। फिर ऐसे दूसरा एलिमेंट देखूंगा, फिर तीसरा एलिमेंट देखूंगा। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट का जो अकरेंस दोबारा मिल जाता है मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, हाँ भाई मुझे मिल गया। मतलब क्या करा मैंने, 3 मैंने पिक किया, एक लूप चलाया 6 से लेकर, मैंने यहाँ पर इस 3 को पिक किया और उसके बाद एक लूप चलाया 6 से लेके यहाँ तक, और ये चेक करा क्या यहाँ पर 3 मिलता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं मिलता है तो मैं फिर 6 को चेक करूंगा इसके बाद में। समझ में आ रही है? ये ब्रूट फोर्स मेथड है, सबसे इजीएस्ट तरीका है, जो सबसे पहला दिमाग के अंदर आता है वो इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं 2 लूप्स चला कर। तो फर्स्ट लूप मैं लिख लेता हूं अपने इस एरे के ऊपर। तो मैंने फर्स्ट लूप लिख दिया जो कि हमारे इनपुट की लेंथ के बराबर हो, लेंथ तक चलेगा, कहां से स्टार्ट होगा 0 से, यानी कि हमारा 3 इसने उठा लिया पहले इटरेशन के अंदर। एक और लूप डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर। क्या चेक करना है मुझे इसकी 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको बाकी बचे हुए एलिमेंट से चेक करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, तो मैंने यहाँ पर एक और लूप लिखा है। इस लूप के अंदर मैंने क्या करा है, इसको i+1 पोजीशन जो मेरे पास यहाँ पर 0 थी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से इसको स्टार्ट करूंगा, कहां तक, लास्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे जो हमें इनपुट आया हुआ है, और जे को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा कोड लिखा है, कुछ नहीं है। देखेंगे कि क्या ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो रिटर्न करो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, मींस मैच डजंट एग्जिस्ट। ठीक है ना, कोई भी रिकरिंग कैरेक्टर है ही नहीं। तो काम करते हैं, यहाँ पर मैं कंडीशन लिखते हैं। तो इफ हमारे पास में जो ये इनपुट है जो हमने लिया था यहाँ पर फर्स्ट लूप से, क्या ये मेरे jth इनपुट से मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो भाई इसको रिटर्न कर दो कि ये मेरा जो है रिकरिंग कैरेक्टर है। और अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो लूप से भाई सारा कंप्लीट चेक कर क्लियर रिटर्न कर दो, भाई नहीं है, कोई भी एरर कर सकते हो, नो मैच फाउंड कर सकते हो, या व्हाटएवर अनडिफाइंड नल व्हाटएवर जो आपका मन करे वो करके देख सकते हो। चला के देख लेते हैं कि इनपुट डाल के देखते हैं इसके अंदर। पुट अपना यही एरे डाल लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। 3 इसने रिटर्न कर दिया, मीन्स इसको मिल गया यहाँ पर कि हाँ यार एक रिकरिंग कैरेक्टर है। लेट्स से इसके अंदर 9 कहीं नहीं है, ठीक है ना, 9 नहीं, मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ। अगर इसका इनपुट मैं इसको डाल देता हूँ 1 कर देता हूँ, इसको 3 ठीक रहने देते हैं, 2 आ रहा है दोबारा, यहाँ पर 9 डाल देते हैं एंड 3 की जगह यहाँ पर 7 डाल देते हैं। अब कुछ रिकरिंग तो नहीं बचा, अब मेरे ख्याल से कुछ रिकरिंग नहीं है, अब नो मैच फाउंड आना चाहिए, नो मैच फाउंड। ठीक है, तो इस मेथड को जो हमने इंप्लीमेंट किया बहुत सिंपल सा तरीका था, लेकिन इसके अंदर हमने क्या करा है, 2 लूप्स यूज कर रहे हैं मेरे भाई, 2 लूप्स यूज कर रहे हैं। एक लूप चला है, ये एन टाइम चला है और ये भी एन टाइम चला है, ऑल्दो इसका जो एन है वो रिड्यूस होता जा रहा है, बट स्टिल एन इज एन, जितना बड़ा इनपुट होगा उतनी बार ये चलेगा। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होने वाली है मेरे भाई। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में अगर तुमने अपने रिक्रूटर को, अपने इंटरव्यूअर को आंसर दे दिया तो वो कहेगा भाई साहब जाओ, निकलते चलो यहाँ से, सामने वाला रास्ता वहाँ जा रहा है आपके घर की तरफ, वहाँ जाओ। तो ये आंसर उसको सिर्फ ये बताना है कि इसका एक ये तरीका है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इससे एफिशिएंट वे भी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को, वो है यूजिंग हैश टेबल्स। तो चलिए दोबारा अपना नेक्स्ट मेथड बनाते हैं यूजिंग हैश टेबल्स। कॉपी कर लेता हूँ, नेम चेंज कर लेंगे इसका, या इसी को अपडेट कर लेते हैं, चलो छोड़ो हटा देते हैं, मैच नॉट फाउंड छोड़ देते हैं, जब हमारे पास कुछ मैच नहीं करेगा तो ये हमने छोड़ दिया, बाकी सेम है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हैश टेबल कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, बेसिकली हैश की तरह कौन सी चीज़ काम कर रही होती है, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में हैश की तरह काम कर रहे होते हैं। हैश टेबल जो आपने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हैश टेबल की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तो यानी कि मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको हम यूज़ कर लेंगे
अपना एज अ हैश टेबल और इस डेटा को बहुत इजीली फैच कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट मैप इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई साहब, एटलीस्ट एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा मुझे, है ना। ये देखने के लिए, किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए एक लूप तो चलना ही चलना, इससे कम तो कुछ होगा नहीं। तो एक लूप चला लेते हैं पहले अपनी इनपुट के ऊपर। तो हमने अपना इनपुट के ऊपर ये एक लूप चला लिया है, इनपुट लेंथ के बराबर आई से स्टार्ट कर दिया है। मतलब हम एक पूरा एरे को ट्रेवर्स तो हम करेंगे ही करेंगे भाई, ये तो एलिमेंट्री चीज़ है, इसके बिना तो हमारा काम होगा ही नहीं। ये मैंने करके देख लिया। तो जो हमने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, जावास्क्रिप्ट की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं किसी चीज़ को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ तो वो एक तरह से अनडिफाइंड है, उसके अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। अगर इस मैप के अंदर मैं कुछ ढूंढता हूँ तो वो अनडिफाइंड ही आउटपुट देगा मेरे को। ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं ये लॉजिक लगाता हूँ इसके अंदर कि मेरा जो ये मैप है, अगर मैं मैप मेरा एक वेरिएबल है, अगर आप इस मैप से कंफ्यूज हो रहे हो जावास्क्रिप्ट के मैप से, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो ये डेटा है, यहाँ पर डेटा नाम का जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इसमें मेरी ये की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, की कौन सी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। मैं एक काम करूँगा, ये जो ये लूप चला रहा हूँ, इस लूप को चलाते टाइम पर मैं इस डेटा ऑब्जेक्ट को फिल करता हुआ जाऊँगा। मैं जैसे ही पहला लूप चलाया, मैं इसके अंदर 3 आया मेरे पास में, मैं उस 3 को इस डेटा के अंदर डाल दूंगा, किसी पोजीशन के अंदर डाल दूंगा। दोबारा मैं जब 6 चलाऊंगा, ठीक है ना, 6 चलाने के बाद में क्या होगा, दोबारा मेरे इसके अंदर जाऊंगा, मैं इसके अंदर डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करूंगा कि क्या यहाँ पर 6 है कि नहीं है। अगर 6 नहीं है तो मैं 6 पर जाके उस वैल्यू को सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं 2 चेक करूंगा, 2 क्या इसके अंदर है, अगर 2 डेटा के अंदर नहीं है तो मैं 2 को सेट कर दूंगा। फिर मैं 3 को चलाऊंगा, 3 को जाके देखूंगा क्या ये डेटा के अंदर है, अरे हाँ है। जैसे उसको डेटा के अंदर वो चीज़ मिलेगा, वो वहाँ से कहेगा भाई मेरे को डेटा इसके अंदर ऑलरेडी इसकी अकरेंस है, तो एक काम करो, इसी नंबर को या इसी आइटम को रिटर्न कर दो। ठीक है, क्योंकि यही वो रिकरिंग आइटम है मेरे इस एरे के अंदर। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हम ये लिखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लूप चला रहे हैं तो डेटा को फिल कर लेते हैं। तो डेटा कैसे फिल होगा मेरे पास में, जो हमारे पास में डेटा है, डेटा के अंदर की सेट करो। इसकी की सेट क्या होगी मेरे पास में, इनपुट जो भी ith पोजीशन पर है उसको, उसके अंदर क्या डाल दो, आई। मेरे पास में की तो ये हो गई, इस की पर ये वैल्यू पड़ी हुई है मेरे पास में, ये तुम कह सकते हो इसको, ये तुम इसको मान सकते हो। ठीक है, ये इनपुट कर दिया। अब यार इसमें कुछ चेक तो कुछ भी नहीं हुआ, रिटर्न कैसे करूंगा। रिटर्न करने के लिए मुझे एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आप मेरे पास में इस लोकेशन पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ठीक है ना, तो उसको चेक करने के लिए मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ लिखा मैंने, ये जो की है मेरे पास में यहाँ, ये अनडिफाइंड है या नहीं है। ठीक है ना, अगर ये मेरे पास में की अनडिफाइंड है, उस केस के अंदर क्या होगा, अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, अगर ये अनडिफाइंड है तो क्या होगा, पहले तो देखो, अगर ये अनडिफाइंड हुई तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे इस चार्ट डेटा को इसमें डाल देना चाहिए था। भाई अनडिफाइंड हो, डिफाइन कर दो। अगर ये अनडिफाइंड नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी डेटा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी डेटा है। अगर ऑलरेडी डेटा है तो इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस डेटा को रिटर्न कर दिया। अदरवाइज क्या करा था मैंने, इसको एल्स में डाल दो, इस डेटा को उठा के एल्स कंडीशन में डाल दो कि हम उसके अंदर पुश करते जा रहे हैं, एक तरह से डेटा सेट करते जा रहे हैं। और अगर दोनों में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करता, एटलीस्ट कुछ तो फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम रिटर्न करवा देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्यों करेंगे भाई, रिटर्न तो हमने ऑलरेडी करा रखा है, नो मैच फाउंड। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं HT और रन करके देखते हैं। इनपुट ले लेते हैं सेम, रन कर लेते हैं। यार नो मैच फाउंड आना चाहिए, डेटा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने मैप डिफाइन कर रखा था, तो ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। नो मैच फाउंड आ गया, जो एक्सपेक्टेड है वही डेटा आ गया मेरे पास में। एक काम करते हैं, अब इस डेटा को इनपुट को डाल के देख लेते हैं। 3 आ गया मेरे पास में, 3 मेरे पास में डेटा आ गया। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर क्या हुआ, लूप मेरे पास में एक ही बार चला। ठीक है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² से ऑर्डर ऑफ n पर आ गई। इवन ये और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमारे पास में की को डायरेक्टली चेक कर रहा है हैश टेबल के थ्रू। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, हैश टेबल के थ्रू इसको की को चेक कर रहा है, तो एफिशिएंट डेटा और भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही उसको कहीं भी मिलेगा डेटा, वो इमीडिएटली उसको ट्रेस करके रिटर्न कर देगा। तो हमारा लूप n टाइम सिर्फ तभी चलेगा जब हमारे पास में उसके अंदर डेटा मिल ही नहीं रहा, अदरवाइज उससे कम ही चलना है। ठीक है, इसलिए हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। ठीक है,
तो इस वीडियो के अंदर हमने हैश टेबल को बहुत अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें देख ली हैं, सब चीज इंप्लीमेंट करके देख ली हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं कि हैश टेबल क्या होती है, हैश फंक्शन क्या होते हैं, कॉलिजन्स क्या होती हैं, कॉलिजन्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, हैश टेबल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब कुछ हमने इसके अंदर देख लिया। एक एग्जांपल भी हमने देख लिया कि कहाँ पर ये इतना यूजफुल है, क्यों ये गूगल इंटरव्यूज के अंदर या बड़ी बड़ी फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर इतना पूछा जा रहा है, ये भी हम इसको अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को अगर आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट होना है तो इसके अंदर लीड कोड पर जाकर, गीक फॉर गिग्स पर जाके आप और कोड करें और की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है ना। हम इसके अंदर और एडिशनल वीडियोस लेकर आएंगे थोड़े टाइम के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस जो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उनको सॉल्व कर रहे होंगे। अभी हमने अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे आप जो है इस वीडियो को देखकर अपने कोर कॉन्सेप्ट सुधार सकें, और जब हम एडवांस वर्जन में उसमें काम कर रहे होंगे, जब क्वेश्चन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो आपको स्ट्रगल ना करना पड़े कोर कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी जरूर डालें, अपने क्वेश्चंस जरूर डालें, जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ। आपके इनपुट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ये समझने के लिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप किस चीज़ को सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर हमारे इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के हमें बताएं। ठीक है। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप अच्छे से कोडिंग करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, पेरेंट के साथ ज़रूर बैठिए, और कोडिंग करना बिल्कुल ना छोड़ें। दिन रात कोडिंग करें, जब भी आपका मन करे कोडिंग करें, सोते टाइम कोडिंग करें, मन के अंदर, विचारों के अंदर। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।